एक काम करते हैं, सिर्फ मैं बता रहा हूं, अभी नहीं करेंगे वरना डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा फोकस आज और भी टॉपिक्स हैं। इस इनेबल क्या करता है? अगर फॉल्स है तो टूल कॉल नहीं करेगा। नीचे आके हमारे पास एक और चीज होती है, टूल कॉल रिक्वायर्ड। एक काम आप ये करें, अपने घर जाके टूल चॉइस को करें रिक्वायर्ड और यहां पे इस इनेबल को कर दें फॉल्स। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब देखेगा ना भाई कि मेरे पास इस टूल जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब लाजमी टूल कॉल करना है, और इस इनेबल फॉल्स का क्या मतलब है, ये इसको विजिबल ही नहीं है, तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को थोड़ा सा तंग करें, थोड़ा सा परेशान करें। अब इस कोड को चला के देखिए कि ये क्या करेगा, सही है, और फिर इसका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करें कि किस तरह क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, सही है। और रिस्पॉन्स दो तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, एक तो फाइनल आउटपुट की लगा के और दूसरा लॉग्स बजा के। एज ए डेवलपर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बना लें कि लॉग्स को देखना अपनी आदत बना लें। लॉग्स आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको पूरा वर्कफ्लो जो है वो एक एप्लीकेशन का समझ में आएगा, सही है। इस इनेबल को यहाँ पे कर दें, फिर इस इनेबल को क्या करें, ये एक एग्जांपल ये करें कि इस इनेबल को फॉल्स कर दिया, यानी एलएलएम को तो नजर ही नहीं आ रहा है वो टूल। फिर नीचे आके इसको रिक्वायर्ड कर दिया। अब आप एलएलएम को बोल भी रहे हैं कि भाई टूल कॉल लाजमी करो, अब क्या होगा, तो ये काम आप लाजमी करें। अब इस सेम सिचुएशन को आप वाइस वर्सा भी कर दें। वाइस वर्सा कैसे करेंगे, इस रिक्वायर्ड को यहां पे कर दें नन और ऊपर जाके फॉल्स को कर दें, इस इनेबल फॉल्स को कर दें ट्रू। अब देखें क्या होगा, इसी तरह की चीजें जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आप लोग इस तरह की अटपटी अजीबोगरीब चीजें करेंगे ना, तभी जो है वो आप लोगों का दिमाग खुलेगा और आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना लगे हाथों, इसको समझने में वो भी क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, जो भी टेक्निकल फील्ड्स होती है ना, मेरा वास्ता सिर्फ प्रोग्रामिंग से और किसी चीज से नहीं है। जब आप एक अजीबोगरीब चीज को अप्लाई करते हैं ना, तो होता क्या, उसको समझने के चक्कर में जो बेसिक्स आपके 80% पर है, 90% पर है, उनका ग्राफ बढ़ जाता है, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये चीजें लगा के देखिए, सही है, ये काम करें। अभी इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको घर पे जाके ये चीजें याद भी हो। हटा नहीं रहा मैं, लेकिन कमेंट आउट कर रहा हूँ। लॉग्स में जाके देखें क्या हो रहा है, फाइनल आउटपुट ऑब्जर्व करें। समझ में नहीं आ रहा, क्लाउड से जाके पूछे, डीप सीक से जाके पूछे क्या हो रहा है भाई इसमें, सही। तो ये चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने आज के एक टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब ये टूल कॉल में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सारी समझना लाजमी है क्योंकि क्विज में सब है। अब मैंने आपको पहली क्लास से चाहे जो होमवर्क जो पढ़ाया वो क्विज की प्रिपरेशन करके पढ़ाया, वो इनफ नहीं है हमारी क्लास, बट हेल्पफुल जरूर होगी, है एनीवेज। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आते हैं इसके वर्कफ्लो की तरफ कि बिहाइंड द सीन्स आप लोगों ने यूजर पर्सपेक्टिव से समझ लिया, पिछली क्लासों में डेवलपर पर्सपेक्टिव से समझ लिया कि कोड को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। थोड़ा सा दिमाग अब लगाएं कि इसका वर्कफ्लो बिहाइंड द सीन्स कैसे चलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और की इंट्रोड्यूस करनी है जिसका नाम होगा मैक्स टर्न्स, ठीक है। अब ये मैक्स टर्न्स का आपके रनर में एक आप की इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम क्या होगा, मैक्स टर्न्स। क्या नाम होगा इसका, मैक्स टर्न। अब ये आपके फंक्शन कॉल से रिलेटेड है, तो इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनीवेज, टूल कॉल से रिलेटेड हमारी डिस्कशन होता क्या है, सबसे पहले जब आपकी एप्लीकेशन चलती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके यूजर के प्रॉम्प्ट को एनालाइज करता है। क्या करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, सही है, ये तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, तभी तो वो हमें जवाब देता है। अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल
हमारे टूल हमारे यूजर की क्वेरी को एनालाइज करता है, उसके बिहाफ पे वो हमें जवाब देता है। क्या करता है? वो हमें जवाब देता है। मैं उससे पूछूं हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो मेरी क्वेरी को पढ़ेगा और वो मुझे जवाब दे देगा कायदे आज़म। मैं उससे पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो मुझे बता देगा इस्लामाबाद। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये तो आप याद रखिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले आपकी क्वेरी को एनालाइज करता है। सेकेंड, एनालाइज के बाद क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपकी क्वेरी का जवाब देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? आपकी क्वेरी का जवाब देता है। जवाब किस सूरत में देता है? ठीक है, बिल्कुल सही, स्ट्रिंग की सूरत में। बट वो जवाब और दो चीजें हो सकती हैं, या तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंक्शन को कॉल करे या फिर वो हैंड ऑफ करे। सही है, ये हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा? ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्वेरी को एनालाइज करता है, फिर वो जवाब देता है। जवाब किस सूरत में देता है? या तो वो फाइनल आउटपुट की डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। मैं उससे कोई ऐसा सवाल पूछूं जो उसके डाटा सेट में है, तो वो क्या करेगा? सीधा सीधा फाइनल आउटपुट मुझे लाके दे देगा। मैं उससे पूछूं एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, तो वो मुझे सीधा सीधा फाइनल आउटपुट लाके दे देगा। लेकिन अगर मैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं कि भाई मुझे मेरे जीमेल में, जो मेरा जीमेल का अकाउंट है, उसके लेटेस्ट लास्ट 1 आवर के ईमेल्स निकाल के दो, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? हैंड ऑफ भी कर सकता है, अगर टूल कॉल करना हो तो वो भी कर सकता है। सही है। अब यह क्या हो रहा है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मेरी क्वेरी को एनालाइज किया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अब क्या करेगा? रिप्लाई करेगा मेरी क्वेरी का। क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। LLM एनालाइज द क्वेरी। सही है, सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? क्वेरी को एनालाइज करता है, देन LLM रिप्लाइज। फिर LLM क्या करता है? क्वेरी का जवाब देता है। 3 सूरत में वो जवाब दे सकता है। इट मे बी अ स्ट्रिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट, क्योंकि हमने इसको पहली क्लास से पढ़ा है। ठीक है, हमने इसको क्या किया? पहली क्लास से पढ़ा। दूसरी चीज वो क्या कर सकता है? इट मे कॉल अ फंक्शन, फंक्शन या टूल जो भी आप कह लें। और तीसरी चीज ये क्या कर सकता है? इट मे हैंड ऑफ। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये 3 काम कर सकता है। सही है, ये हमने पढ़ा भी है, इसको एनालाइज भी किया। अब क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब टूल कॉल फाइनल आउटपुट होगा तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। सही है, फाइनल आउटपुट होगा तो क्या होगा? बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन फंक्शन कॉल की सूरत में क्या होता है? फंक्शन कॉल की सूरत में क्या होता है? अब सुनो, जब आपकी कोई ऐसी क्वेरी है, जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उसको रिप्लाई किया। रिप्लाई किन सूरत में करेगा वो? या तो वो स्ट्रिंग हो सकती है, या वो फंक्शन कॉल कर सकता है, या तो फिर वो हैंड ऑफ कर सकता है। अब अगर इन तीनों चीजों में से हमने देखा कि भाई फंक्शन, अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, NLP रिटर्न करेगा, या वो जबान जो इंसानों को तो सिर्फ स्ट्रिंग समझ में आती है। सही है, नॉर्मल इंसान, आप डेवलपर है, आपको शायद जेसन भी आती है, अच्छी बात है, बट हम एक नॉर्मल यूजर पर्सपेक्टिव से फाइनल आउटपुट को देखते हैं। इट में कॉल अ फंक्शन, यानी टूल कॉल कर सकता है। ठीक है, यहां पे उसने टूल कॉल किया। अब जब टूल कॉल होगा तो उस सूरत में क्या होगा भैया? उस सूरत में ये होगा कि आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्वेरी भेजी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका जवाब दिया। जवाब वो यहाँ 3 सूरत में दे रहा था। अब हम ये देखते हैं कि 3 सूरत में से उसने ये चूज किया कि उसको एक फंक्शन कॉल करना है। अब जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है? सबसे पहले एक जेसन रिटर्न होती है। क्या होती है? जेसन रिटर्न होती है। सही है,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब एक टूल को कॉल करता है तो वो सबसे पहले एक जेसन रिटर्न करता है। यूजर की क्वेरी आई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एनालाइज किया कि इस क्वेरी को टूल की जरूरत है, उसने टूल कॉल कर लिया। अब जब टूल कॉल हो गया तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्या करेगा, एक जेसन रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न करेगा, जेसन। यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टूल को कॉल किया, अब उसने देखा कि भाई मुझे तो जेसन चाहिए, वो जेसन उठा के वो अपने पास रख देगा। वो जेसन कहां जाएगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। फिर क्या होगा, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये बात पता है, उसको इस बात पे ट्रेन किया गया है कि भाई जब एजेंटिक एप्लीकेशन हो तो मुझे जेसन में आउटपुट नहीं देना, मुझे किस में आउटपुट देना है, स्ट्रिंग में, एनएलपी में। लेकिन हमें तो जेसन मिली। अब क्या होगा, अभी एक काम हो गया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टूल कॉल कर लिया, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टूल कॉल को करने के बाद अपने पास जेसन रख लिया। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यह भी पता है कि मुझे सिर्फ जेसन में जवाब नहीं देना, मुझे जो है वो इसको स्ट्रिंग में तब्दील करके जवाब देना। सही है, पहले यहां तक अपने बराबर वाले से डिस्कस करें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरी को एनालाइज करता है, फिर वो रिप्लाई करता है। रिप्लाई उसका तीन सूरत में हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, फंक्शन कॉल हो, हैंड ऑफ हो। जब फंक्शन कॉल होता है तो पहले सबसे पहले क्या होता है, एक जेसन रिटर्न होती है। जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, कोई यहाँ की बात नहीं करेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरी को एनालाइज करेगा, क्वेरी को एनालाइज करने के बाद वो हमें जवाब देगा। जवाब के तीन सूरत हो सकते हैं, स्ट्रिंग, फंक्शन कॉल या हैंड ऑफ। फंक्शन कॉल उसने किया, हम सपोज करें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने फंक्शन को कॉल कर लिया, अब वो एक जेसन रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जेसन जब रिटर्न करेगा तो ये प्रोसेस कैसे होगा, सही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने, अब हमने क्या डिस्कस किया 2-3 क्लास पहले, कि अपनी एप्लीकेशन को है ना दो हिस्सों में तोड़ दे। एक आपका कोड जो main.py की फाइल है वो, और एक LLM का पर्सपेक्टिव। आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक आपका कोड जो VS कोड में कोड लिखा हुआ है वो कोड, और दूसरा LLM। दो हिस्सों में तोड़ दिया। आपके कोड से सबसे पहले यूजर प्रॉम्प्ट आप कहां से देंगे, जाहिर सी बात है आपके कोड से ही जाएगा। यूजर का प्रॉम्प्ट गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्वेरी को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे किसको कॉल करना है, टूल को कॉल करना है। किसको कॉल करना है, टूल को कॉल करना है। यानी उसने कोड से यूजर इनपुट को पढ़ा, टूल में अगर डेटा है तो कॉल करेगा ना। ये यूजर इनपुट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, हमारी फाइल में लिखा है ना। इसने यहाँ पे इसको पढ़ा और ये क्वेरी गई LLM के पास। टूल में लिख देंगे। अब LLM ने एनालाइज किया और टूल कॉल किया। अब जब टूल कॉल होता है तो क्या रिटर्न होता है, सबसे पहले जेसन। सबसे पहले क्या रिटर्न होगा, जेसन। अब जेसन रिटर्न हो गई, एक काम हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, जब जेसन कॉल होगी तो यूजर को डायरेक्ट जेसन नहीं आती, यूजर को क्या आता है, स्ट्रिंग में आंसर आता है। किस में आता है, स्ट्रिंग में आंसर आता है। अब जेसन आ गई। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखेगा, जैसे उसने पहले यूजर की क्वेरी को एनालाइज किया ना, अब वो जेसन को भी एनालाइज करेगा और उसका आंसर NLP में, यानी फाइनल आउटपुट में आपको कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जेसन रख ली अपने पास। अब जेसन को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, NLP में। और NLP में जब वो कन्वर्ट करेगा तो उस NLP को उठा के कहां दे देगा, दोबारा आपके कोड में। यानी पहले आपके यूजर इनपुट आपके कोड से गया LLM के पास, LLM से दोबारा वो आया किसके पास, आपके कोड के पास, आपके फंक्शन को कॉल करने। फिर उसने जेसन रख ली अपने पास, और दोबारा उसने क्या किया, आपकी जो स्ट्रिंग रिटर्न हुई जेसन के बाद वो दोबारा आपके उठा के कोड को रख दी यहाँ पे उसने इस की में। भाई ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सुबह ऑफिस के लिए सपोज शारे फैसल की एक राउट से जा रहे हैं, शारे फैसल की एक रास्ते से जा रहे हैं, शाम को आपकी छुट्टी हुई तो उसने आप अब क्या करेंगे, शारे फैसल की दूसरी तरफ से आएंगे। ऐसा ही होता है, यस और नो,
सही है, आप कहीं भी गए, अभी आप घर से गए, अभी आप घर से आए, इस आप राउट ए से, सही है, जो आपका पहला रास्ता था आप उससे अभी आए, गवर्नर हाउस पहुंचे, अब आप उसी सड़क के दूसरे हिस्से को यूज करते हुए यहाँ पे दोबारा अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जब एक टूल कॉल होता है, सही है, जब एक टूल कॉल होता है तो उसके जो टर्न्स होते हैं, उसके जो टर्न्स होते हैं, टर्न्स यही TURNS, उसके जो टर्न्स होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही है, ये सारी बात बताने का मकसद ये है। बिल्कुल वैसे दोबारा उस एग्जाम्पल को देखते हैं। भाई आप ऑफिस से गए, सॉरी घर से निकले ऑफिस के लिए, कहीं भी जाने के लिए, आपने शारे फैसल, सुबह आप गए शारे फैसल की एक साइड से, सही है, शाम को आप दोबारा शारे फैसल की दूसरी साइड से आए, तो आप एक दिन में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए शारे फैसल से कितनी दफा गुजरे? 2 दफा गुजरे, 1 दफा गुजरे? सोच के पता, जल्दबाजी की कोई बात नहीं, 2 दफा गुजरे। क्यों? सुबह ऑफिस जाने के लिए आपने शारे फैसल को यूज किया, शाम को वापस आने के लिए आपने दोबारा उसी सड़क को यूज किया, तो क्या हुआ? एक ही रूट को आपने 2 दफा यूज किया। ठीक है, ये यहाँ पे एक जब टूल कॉल होता है या जब टूल कॉल होता है तो क्या होता है? 2 टर्न्स में टूल कॉल होता है। अब 2 टर्न्स में क्यों होता है? दोबारा वही डिस्कशन। आपकी क्वेरी गई LLM के पास, जैसे आप गए थे ना सुबह ऑफिस एक सड़क को यूज करके, आपकी क्वेरी गई किसके पास? LLM के पास, यानी आप अपने कोड से LLM तक पहुंचे आमतौर पर 1 दफा, सही है। अब क्या हुआ? आपके टूल ने कॉल कर लिया, सॉरी LLM ने टूल कॉल कर लिया। अब जब LLM ने टूल कॉल कर लिया तो उसने जेसन रखी और जेसन को दोबारा फाइनली आपके कोड पे लाके उसने रख दिया, सही है। तो LLM आपके कोड तक कितनी दफा पहुंचा? 2 दफा। कितनी दफा? 2 दफा। 1 दफा कब? जब उसने टूल की लिस्ट को देखा कि मेरे पास कौन कौन से टूल हैं, सही है, तो उसने वहां से जेसन रख ली। दूसरी दफा वो आपके कोड पे वापस कब पहुंचा? जब उसने आपको नेचुरल लैंग्वेज में आंसर किया। ये जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, मेरे दोस्त इंतकाल हो गया, फिर से याद रखना, इसलिए आगे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा होगा। इसको दोबारा देख लेते हैं। आपको ये बात तो पता है कि सबसे पहले यूजर की क्वेरी जाती है, यूजर की क्वेरी जाने के बाद LLM आपको क्या करता है? रिप्लाई करता है, सही है। ये आपके सामने लिखा है मैंने। नहीं अब इसको गौर से मगर की बात 12। आप सबसे पहले क्या होता है? यूजर की क्वेरी जाती है। अब यूजर की क्वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंची, सबसे पहले हुआ है, तो उसने एनालाइज किया आपकी क्वेरी को। बस जाहिर सी बात है, अगर हम भी एक दूसरे से कोई बात करते हैं तो सबसे पहले बात को एनालाइज करते हैं ना, कि भाई सामने वाला बोल क्या रहा है। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी ये बिहेवियर होता है कि सबसे पहले वो सामने वाले की बात को सुनता है। जब उसने सामने वाले की बात को सुन लिया तो वो क्या करेगा? या तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, या वो क्या करेगा? टूल को कॉल करेगा, या वो हैंड ऑफ भी कर सकता है। 3 चीजें हमने देखी। हम सपोज करते हैं हमारी कोई ऐसी क्वेरी थी जिसमें टूल कॉल हुआ, मेरे साथ ही खड़ा हुआ, सही है। सपोज करें मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब आपके पास था, आपने खुद से मुझे जवाब दे दिया, तो ये क्या हुआ? रोकना स्ट्रिंग रिटर्न हो गया, ठीक है। मैंने आपको अब एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं था, आपने कहा यार रुको मैं अपने दोस्त को फोन करके पूछ लेता हूं, सही है। ये मेरा भाई है। मैंने अब आपसे एक सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब अब आप लोगों के पास नहीं था, आपने कहा यार रुको मुझे नहीं पता, शायद मैं अपने दोस्त को फोन करके पूछता हूं। अब वो इस सूरत में क्या हुआ? आपने क्या किया? टूल कॉल किया। आपने क्या किया? टूल को
कॉल किया, आपने अपने दोस्त को कॉल किया ना, तो सपोज करें आपने टूल कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये था। आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपके दोस्त के पास वही क्वेरी गई जो मेरे पास थी, सही है। अब आपके दोस्त ने आपको क्या क्या जवाब दिया, और वो जवाब आपने लाके किसको दे दिया, मुझे दे दिया। ऐसा ही होता है ना नॉर्मल लाइफ में, कि कुछ और होता है, ऐसा ही होता है, यस और नो, ठीक है। अब इसी सिनेरियो को लेके चलते हैं। मेरी क्वेरी गई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने कहा रुको, मैं कोई फंक्शन टूल करके कॉल करके बताता हूँ, जो मेरे भाई के अंदर फंक्शन कॉल टूल कॉल करके मैं बताता मेरे हूँ। भाई ने किसी बात करी थी। अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ तक आप सबको मेरे क्लियर है। छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। अब एक जेसन मेरे भाई ने रिटर्न बताया होगी, कि क्या रिटर्न होगी, बताओ कि जेसन। अभी छोटा का इंतकाल हुआ। अब जब जेसन रिटर्न हो गई, कितने लोग बात आए थे? पूरी हो गई, आया जवाब थे। आ गया, ठीक है, किसी बात बात पूरी हो गई, जवाब अजीब सी आ बात। गया। अब जवाब के उन्होंने कुछ लिए नहीं जरूरी पूछा। क्या है, बात को बोलने का जैसे ऐसे पूछा। फाइनल आउटपुट में जवाब उसके बाद देना। उनका इंतकाल हो गया था। किसको जवाब कितने देना, लोग किस थे? सूरत में जवाब देना, अचानक होता ना। फाइनल आउटपुट। क्यों, क्योंकि फाइनल आउटपुट किस सूरत में होता है, स्ट्रिंग की सूरत में होता है, अच्छा सही है। अब आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया, जेसन हो गया, जेसन तक सबको बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। एलएलएम क्या करेगा, एनएलपी में यानी फाइनल आउटपुट में उसको जवाब देगा, ठीक है। आपने ये चीज तो आता देखी है ना, जब भी आप वेदर का टूल कॉल करते थे, आपको किस में रिटर्न होता था जवाब, सनी, द वेदर इज सनी, सही है। हमने तो अब जेसन रिटर्न हुई, जेसन के बाद अब जिम्मेदारी ये आती है कि भाई मुझे एनएलपी में जवाब चाहिए, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद उसको एनएलपी में कन्वर्ट करेगा, और एनएलपी में कन्वर्ट करके फाइनल आइटरेशन में उसको जवाब हमारे यूजर को मिल जाएगा। ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मना कर रहा हूँ। क्योंकि कोई ऐसा त्यौहार होता है ना, हमारा काम है समझ लो डबल हो जाता है। अबे यार ये भी ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हैं सही, आपको सही। क्लियर है। अब आपको अरे यार। याद क्या रखना है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, छोड़ दो सही है, यार। क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने पड़ते हैं। जेसन तक बात क्लियर है। बोल देता हूँ ना। नहीं, जेसन के बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद जो है वो उसको एनएलपी में कन्वर्ट करेगा, और एनएलपी में कन्वर्ट करने के बाद जवाब दोबारा हमारे कोड तक पहुंच जाएगा। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब टूल कॉल होता है तो उसकी मैक्स टर्न क्या होती है, 2। मैक्स टर्न कितनी होती है, 2। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक सड़क को यूज किया, दोबारा घर आने के लिए आपने उसी सड़क को यूज किया, तो टोटल यूजेज कितना हुआ, 2। इसी तरह आपकी क्वेरी गई किसके पास, एलएलएम के पास। अब एलएलएम ने क्या किया, आपके टूल को एनालाइज किया, ठीक है, आपकी क्वेरी को एनालाइज करके आपके टूल को कॉल किया, यानी एलएलएम ने अभी तक कितनी मर्तबा आपके कोड तक पहुंचा, एक दफा, अभी तक एक दफा पहुंचा। जब वो टूल कॉल कर रहा है ना, जब वो टूल कॉल कर रहा है, देख रहा है कि एप्रोप्रिएट टूल है कि नहीं, और फिर उसको जवाब मिल गया, उसने जेसन कर दिया उसको, तो अभी एक आइटरेशन, अच्छा सही है, अभी क्या है, एक आइटरेशन। अब ये लाजमी बात है कि भाई अब दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करें, सही है। अब ये लाजमी सी बात है कि एलएलएम एक दफा आपके कोड बेस तक आ चुका है, उसने जेसन कर दिया। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ये बात लाजमी है कि वो जेसन के बाद क्या करे, नेचुरल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज यानी वो बात जो आम इंसान को भी समझ आती है, और आम इंसान को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, स्ट्रिंग। आम इंसान को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, इंग्लिश का एक सादा सा जुमला जो कि सबको ही पता है, सही है। आम आदमी की बात हो रही है ना। एलएलएम एक दफा मेरी एप्लीकेशन पे आ चुका है। जब वो पहली दफा मेरी एप्लीकेशन पे आया तो उसने क्या किया, टूल को कॉल किया, टूल कॉल कर लिया, जेसन उसके पास आ गया। और जब जेसन आ गई तो उसने क्या किया, अब उसी जेसन को वो किस में कन्वर्ट करेगा, एनएलपी में, स्ट्रिंग में, फाइनल आउटपुट की की में, आप कुछ भी कह ले, तीनों एक ही चीज है। कंफ्यूज मत होना कि भाई कभी मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, कभी मैं फाइनल आउटपुट बोल रहा हूँ, कभी मैं एनएलपी बोल रहा हूँ, तीनों एक ही चीज है, सही है। अब उसने क्या किया, आपको जो है वो एनएलपी में आंसर लाके दे दिया, यानी एलएलएम आपकी एप्लीकेशन तक कितनी दफा पहुंचा, फाइनल आउटपुट आने तक 2 दफा। तो मैक्स टर्न कितनी होती है बाय डिफॉल्ट,
सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, जब एक टूल कॉल होता है तो कितनी होती है? 2। सही है। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो ये 2 में चल जाएगा। मैंने इसको 2 एक्सप्लिसिटली लिख दिया। अब हम अपने इस कोड को चला के देखते हैं। uv run main डॉट py। फलाने मदीना रहेगा। अच्छा, ये पता मदीना है? हाँ ना। सही है, कोई भी एरर नहीं आया। मेरे पास ये फाइनल आउटपुट आ गया, ये रहा 5 + 3 = 8। अब ये क्यों आया? क्योंकि जल्दी से मैं आपको दिखा भी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मेरे पास एक रनर है जिसमें एक मैथ एजेंट है। मैथ एजेंट में मेरे पास इनपुट क्या है? व्हाट इज 5 + 5 बाइकों पे लड़के थे, आधे निकल। व्हाट इज 5 + 3? मेरे पास ये इनपुट है। मेरे पास एक मैथ एजेंट है। मैथ एजेंट देख लेते क्या कर रहा है। ये रहा मेरा मैथ एजेंट। सिंपल एक मैथ एजेंट है जिसको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए, यू आर अ मैथ एजेंट, योर टास्क इज टू असिस्ट यूजर विद मैथ रिलेटेड चार फसल किस जगह? इंक्वायरीज। ठीक हो गया, ये इसका इनपुट है। इसको टूल के नाम पे एक सबट्रैक्ट दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है और एक सबट्रैक्ट दिया हुआ है। सबट्रैक्ट को भी मैं यूज नहीं कर रहा। घर में ऐड आप देख लें, सिंपल वही चीजें जो हम आज तक कर रहे थे। सही हो गया। खैर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब एक टूल कॉल हो रहा है तो मैक्स टर्न कितने हैं? 2। जब एक टूल कॉल होता है, आई रिपीट, जब एक टूल कॉल होता है तो मैक्स टर्न 2 में होता है। कितने में होता है? उसको 2 मैक्स टर्न लगते हैं अपना टूल कॉल करने में। अच्छा, अगर मैं 1 कर दूं, अब एक सवाल, मिला ना सुबह बाहर हमारी अभी हमने क्या डिस्कस किया? चल भाई, फर्स्ट टर्न में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? हमारे वाले रोड पर हुआ। कौन सी चीज रिटर्न करता है? जेसन। फर्स्ट टर्न में वो क्या रिटर्न करता है? जेसन। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ये चीज लाजमी है कि वो एनएलपी में जवाब रिटर्न करेगा। सही है। अब मुझे एक बात बता, ऐसे ही खेलने के लिए, तफरी करने के लिए, अगर मैं मैक्स टर्न 1 कर दूं तो एरर आएगा या जो उसने जेसन प्रोड्यूस किए वो आएगा? गौर से सुनो, होता क्या है मैं आपको पहले बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। और जिसका जो आंसर है कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले एलएलएम टूल कॉल करता है फर्स्ट टर्न। एलएलएम क्या करता है? टूल कॉल करता है फर्स्ट टर्न। फिर एलएलएम पे ये लाजमी है, एलएलएम पे ये चीज लाजमी है कि वो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट दे। क्या करे? वो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट दे, उस पे ये चीज लाजमी है। तो फिर क्या करता है? वो जेसन को दोबारा जो है वो डिजायर्ड आउटपुट रिटर्न कर देता है। जेसन को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देता है। तो अब ये कितनी कॉल हो गई? 2। अब जब मैंने इसको 1 किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग में बताएं, सही गलत का कोई कंपटीशन नहीं है। सोच के बताएं कि अगर मैंने इस मैक्स टर्न को 1 किया तो वो जेसन जो उसने प्रोड्यूस की है वो ही रिटर्न कर देगा या फिर एरर आएगा? सोच के बताएं, जल्दबाजी सब कुछ आती थी ये उसको। हाँ, ये फील्ड में क्यों ना आया? सोच ले, सबको सोच यूनिवर्सिटी ले। में सब पढ़ाते हैं ना, ठीक है, सबके आईटी से भी ताल्लुक है ना। नहीं, लेकिन ये वाली कोडिंग नहीं होगी, Sorry, वेब well डेवलपमेंट अलग well चीज़ है। done. लेकिन मालूमात थी, इन्फॉर्मेशन हाउ नो होगी उसको, सही बात, वो तो अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन थी उसको। हाँ सही। लेकिन इसको बताया ना गवर्नमेंट से, कितने लोग कह रहे हैं? सोच लिया सबने? उसने बताया सही। पाइथन लैंग्वेज चल रही कितने लोग कह रहे हैं नाउ नो थी एरर आएगा? हैंड रेज करें। मैं एरर आया, एरर ही आएगा। सही है। अब कोई एक हैंड रेज करके, नॉट इन जल्दबाजी, जो लोग कह रहे हैं एरर आएगा वो क्यों कह रहे हैं एरर आएगा? जितना समझ आए, टूटा फूटा कुछ भी। जी आप प्लीज। सही है, स्ट्रिंग में या डिजायर्ड आउटपुट में? जी आप। ठीक है, यहां से कोई बताएगा? यहां से भी काफी हैंड रेज। जी आप बताएं, थोड़ा जोर से प्लीज। जरूरी है डिजायर्ड आउटपुट, जेसन नहीं हो सकता। जी सर आप बताएं, आपने भी हैंड रेज किया था ना? सही है, तो आपका भी मोर और लेस जवाब ये है कि भाई एलएलएम पे लाजमी है कि डिजायर्ड आउटपुट ही दे,
डिजायर्ड फॉर्म में ही आउटपुट दे, ताकि क्या हो, एरर ना आए। यही कह रहे हैं आप, सबका यही इनपुट है। और कोई कुछ जी प्लीज। नहीं होती है। आप इसको 1 से 10 तक कुछ भी रख सकते हैं। इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू 10 होती है। सही है कि भाई अगर 10 से ज्यादा एक्सीड करेगी तो एरर आ जाएगा। सही है। अब वो कोई सिनेरियो हो जिसमें एलएलएम टूल कॉल करे जा रहा है, जब वो 10 तक पहुंच गया फिर वो एक एरर आ जाएगा। अभी हमने 1 रखा। सही है। मेजॉरिटी ये कह रही थी कि भैया एरर आएगा। जी आप कुछ कह रही हैं? फर्स्ट टर्न में आंसर आ जाएगा। ठीक है। मेरे पास टर्मिनल में जैसे अभी 5 + 3 8 लिखा है, ये एरर आएगा या ये मेरे पास आ जाएगा? एरर आएगा। अभी चला के देखते हैं। तो अभी दोनों सब मिक्स हमारे पास जो है वो इनपुट है आप लोगों को कि भाई एरर भी आएगा और जेसन भी। मैंने देखा है। चला के देखते हैं इसको। पिछली क्लास में एक बंदे ने बोला UV rand main dot P उससे on। गलत जवाब, सर मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, बैठ जाए, कोई बात नहीं। इंसर्ट तो नहीं है ना। और जब मैं सैटरडे वाली क्लास में था ना, वो एक को खड़ा करा जबरदस्ती को खड़ा नहीं करा, थोड़ा बताओ तो सर मेरे को जवाब नहीं क्या करने आते हो क्लास हो गई। वो तो नहीं थे सर। अवश्य सर, मैं अवश्य। फिर मैम ने बोला यार ये तो बोला पंगा है गाना। फिर हम लोग किसी जगह बैठे, हमारे पास एक एरर रेज हो गया। और वो एरर क्या रेज हुआ, जरा पढ़े। अच्छा पढ़े, सब पढ़े, नो जल्दबाजी। यार तो उसको चैन नहीं है भाई। कभी इस सीट पे जाके बैठा है, कभी उस सीट पे बैठा है। हमारे पास एक एरर आया कि भाई मैक्स टर्न्स एक्सीड। आपने मैक्स कहां से आया, यहां से मेरे पास आया। मैक्स टर्न इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास जो ये एरर आया वो इसलिए आया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट दे रहा था तो वो तो हमने उसको अलाउ ही नहीं किया। डिजायर्ड आउटपुट, अब एजेंटिक एप्लीकेशंस में क्या होता है, एलएलएम समझता है कि भाई मेरे पास ये डिजायर्ड आउटपुट जो है वो देना लाजमी है, क्योंकि उसको सिखाया ही गया है। अगर उसको उसका डिजायर्ड आउटपुट हमने नहीं देने दिया तो वो क्या करेगा, हमें एक मैक्स टर्न एक्सीड का एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि यही रीजन है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन है इस बात पे कि भाई आपको जो है वो डिजायर्ड आउटपुट देना है। क्या देना है? डिजायर्ड आउटपुट। वही बात डिजायर्ड आउटपुट के भाई जो एनएलपी। तो अभी आपने देखा कि भाई मैक्स टर्न, अगर मैं इसको 2 कर दूं चल जाएगा? चला दिया इसको, देखते हैं। सही है। तो पूरी कहानी, पूरा प्रोसेस, जो साइकिल, पूरी एजेंटिक साइकिल है ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो कंप्लीट होनी चाहिए। और वो कंप्लीट साइकिल क्या है? यूजर की क्वेरी गई, क्वेरी एनालाइज हुई, क्वेरी एनालाइज होने के बाद एलएलएम दोबारा मेरी एप्लीकेशन में आया, सब सॉरी एलएलएम फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन में आया, जिसको हम क्या कहेंगे, मैक्स टर्न 1। उसने टूल कॉल किया, जेसन उठाई और अपने पास रख ली। मैक्स टर्न कितना है? 1। अब उस जेसन को क्या करना पड़ेगा? एनएलपी में कन्वर्ट करना या डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना। सही है। तो डिजायर्ड आउटपुट को उसने कन्वर्ट किया। अब वो दोबारा मेरी एप्लीकेशन में आया, एनएलएम जो है वो दोबारा मेरी एप्लीकेशन तक पहुंचा। तो मैक्स टर्न कितनी हुई? 2। इसलिए मैक्स टर्न जब 2 होगा तो इट इज ओके। सही है। अब 1 होगा तो इट विल बी एन एरर। सही है। और एरर क्या आएगा भैया? मैक्स टर्न एक्सीड। क्योंकि मैक्स टर्न एक्सीड, एलएलएम को कितने टर्न्स चाहिए होते हैं एक टूल कॉल को पूरा करने के लिए? 2। आपने यहां पे 1 लिखा। अब जब एलएलएम 2 कर गया तो ये तो आपकी जो डिजायर्ड वैल्यू थी वो तो एक्सीड हो गई।
सही है, इसलिए मैक्स टर्न एक्सीड। जल्दी से ये पूरी एजेंटिक साइकिल अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। ये एडवांटेजेस दिए ताकि आपका जो एलएलएम है ना, कभी कभी ये चीज़ होती है कि इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, यानी एलएलएम समझ नहीं आता, एलएलएम चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अब जितना एलएलएम चलेगा ना उतने आपके टोकन्स खर्च होते हैं। अभी तो हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, वो फ्री है, इसलिए हमें इस बात का अभी इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई पेड मॉडल है और वो महंगा है तो वो चले जा रहा है। जैसे आपके घर के लाइट फैन है, एसी है, और वो चले जा रहे हैं, आपके क्या नीचे मीटर खर्च हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए मैक्स टर्न रखा है। जैसे आपने भी रखा होगा ना, अगर आपके घर में एसी के भाई 2 घंटे एसी चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे मैक्स टर्न इसलिए लगाया हुआ है कि अगर इतने टूल्स में, इतने टर्न्स में अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना ट्रिप कर दो जी। एलएलएम नहीं, 10 मैक्स टर्न जो है ना 10 है नहीं। अब आपका सवाल और टेक्निकल है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मुझसे पर्सनली आगे पूछ लें, सही है, वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जब फ्री था, लेकिन उसने मैक्स टर्न को एक्सीड नहीं किया, उसने 2 में लाके अपना जवाब दे दिया, सही है। बाय डिफॉल्ट यहाँ मैक्स टर्न कितने होते हैं? ये है फर्क, 10। ये एक मसला बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? 10। अब आपका कोई ऐसा तुम उसके अकाउंट वर्कफ्लो है जिसमें आपका एलएलएम टूल पे टूल कॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। हो सकता है आपका कोई बहुत वास्ट एक वर्कफ्लो हो जिसमें टूल कॉल ना हो, सॉरी टूल कॉल बहुत सारे चाहिए, तो आपके पास मैक्स वैल्यू क्या होती है? 10, सही है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अंदर अंदर भी अगर रिस्पॉन्स आ गया तो वो वैलिड है। एरर सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में रेज होगा जब मैक्स टर्न क्या होंगे? एक्सीड हो जाएंगे। मैक्स टर्न क्या होंगे? एक्सीड हो जाएंगे। तो यहां पे मैंने कर लिया 1, तो ये एक्सीड हो गया। 2 करूंगा तो मैं इट्स ऑल राइट, ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा मैक्स टूल। 0 करके देखें आप। सवाल अच्छा है। 10 मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन जब वो 1 नहीं ले रहा तो 0 भी नहीं ले रहा, फिर भी एरर आएगा। 10 से ज्यादा होगा तो एरर आ जाएगा। भाई आपकी जो भी मैक्स टर्न की वैल्यू है बाय डिफॉल्ट ही होती है 10। आज तक आपने जितना भी कोड चलाया ना विदाउट मैक्स टर्न के, तो उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन्स वैल्यू थी ना वो 10 थी। अगर 10 की जगह आपने कोई ऐसा वर्कफ्लो बना लिया जिसको 11 टूल कॉल्स चाहिए, 15 चाहिए, तो वो फिर टूल मैक्स टर्न एक्सीड का एरर रेज करेगा। आप जो वैल्यू, गौर से सुने सारी बातें बंद, आप जो वैल्यू मैक्स टर्न में यहां पे लगाएंगे, अगर वो वैल्यू एक्सीड करती है, अगर आपके टूल्स यहां पे, टूल कॉल्स यहां पे एक्सीड करते हैं, एक्सीड का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। अगर वो वैल्यूज बढ़ जाती ना तो एरर आएगा, उसके कम है तो फिर वो एरर नहीं आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम एजेंटिक साइकिल आपकी चल सकती है कि भाई इतने में हमारे टूल कॉल हो जाए, आंसर आ जाए। बट अगर मैक्सिमम से ऊपर कोई चीज जाती है तो एरर आता है, तो यहां पे ये चीज क्या होगी? ट्रिप कर जाएगी। ठीक हो गया जी। आप क्या रख सकते हैं? ये आप चला के देखें, ये चीजें आपको चलाने पे समझ आएगी। अभी अगर हम ये टॉपिक बहुत वास्ट है, अगर हम हर चीज क्लास में डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेकंड हैंड रेस करके पूछे कोई। आप इंक्रीज करके देखें कि इंक्रीज हो सकते हैं कि नहीं। 10 का आप 20 कर सकती हैं कि नहीं, या 10 की ही लिमिट है। ठीक है, ये चीज आप चला के देखें जी। आप नहीं कर सकते, क्या आप इस बात पे श्योर हैं? वो फिर आपके उसके वर्कफ्लो पे डिपेंड करता है, आपकी बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। आप ये चला के देखिए कि वो 15 10 से एक्सीड कर सकता है या नहीं। सही है जी। यहां से कोई कुछ पूछ रहा था जी। एक सेकंड, हैंड रेस करें, हैंड पीछे वाले ने रेस किया था। आप पूछ रहे हैं थोड़ा जोर से।
आवाज नहीं, सॉरी। सही है जी, उतना ही होंगे। ये आपके बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपके जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो एलएलएम के टोकन्स तो खर्च हो रहे हैं। अगर एपीआई भी कॉल हो, उसमें एपीआई भी कॉल हो तो एपीआई भी जाहिर सी बात आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसकी। सही है, टोटली बिजनेस के ऊपर है ये। अच्छी बात है, जो सवाल आ रहे हैं काफी टेक्निकल आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा हैंड ऑफ से। क्या है भैया? हैंड ऑफ से। हैंड ऑफ में हमने सब रिवाइंड बेसिकली हर चीज ही पढ़ ली है, रिव्यू है। उसमें एज सच कोई चीज रिमेनिंग नहीं है, बस एक छोटा सा एट्रीब्यूट हमें पढ़ना है। इन सब चीजों को, टूल कॉल को, मैक्सटन को आप चला के देखें तो बात जो है वो लाजमी सबको ज्यादा समझ आएगी जी। जब हैंड ऑफ होगा तो हैंड ऑफ में जो है वो आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सही है, ये टूल कॉल के लिए होता है। ठीक हो गया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स, ठीक हो गया जी। टाइम क्या हो गया? 3:18। मुझे समझ रहा था 3:30। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैं 3:30 हैंड ऑफ्स। मैं यहीं पे जो मेरे पास ऑलरेडी कोड है उसी को लिख लेता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो डिस्कशन में जाए, कोड लिखने में ना जाए। पर उसका नाम क्या था? किसका? सिकंदर गार्ड में। पहाड़। 3 मिनट ही साइड है छोटा। अरे बाप पे क्या रो रहे थे? बाप तो रो रहे थे, माँ सदमे में चले गई। अल्लाह रहम करे, दर्जात बुलंद करे। सही है, कोई काम करना ना, आखिर महफिल में जाओगे ना, उसके लिए दुआ करवाना, पर्चे लिख के जाना, कोशिश करना उन तक पहुँच जाए। ये काम करना लाजिम हो जाएगा, मसला नहीं है। मैं तो ये करता हूँ, अगर उन लोग महफिल में जाता हूँ ना। कल हमें याद ही नहीं रहा, फैलाने मदीना भी गए। अरे यार, ये तो मैं राज हमें याद होता ना, किसी एक को तो याद रहता, चलो तुम्हें नहीं, किसी और को तो याद रहता। हाँ हालांकि हमने बात की है वहाँ पे, बातें तो हो ही रही। चलो कोई मसला नहीं है, आ रहा है ना, तो सही मुस्तवा है, इनसे करवा दें। और लिखना बताना कि इस पर शक को ऐसे अचानक थोड़ी सी डिटेल दे देना, थोड़ी सी मुख्तसर 1 लाइन 2 लाइन की बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता भाई। हाँ। एक मिनट। टॉपिक है वो है हैंड ऑफ्स। क्या टॉपिक है? हैंड ऑफ्स। कोई बताएगा हैंड ऑफ्स क्या होते हैं? हैंड रेस करके आराम से, सुकून से। कोई नया चेहरा बताए। रिपीटेटिव एक ही चेहरे क्यों आ रहे हैं? क्या सिर्फ 10 लोग ही पढ़ते हैं इस क्लास में? नहीं, आप नहीं, कोई और। फूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, कोई बात नहीं जी। कौन बताएगा? आप बताएंगी? आपसे पीछे, वन इन द रेड, देखो हैंड्स ऑफ क्या है। बता सकती है व्हाट इज हैंड ऑफ? टूटा फूटा, इनकम्प्लीट, कोई एक सेंटेंस भी। मल्टी एजेंट में होता है, थोड़ा जोर से प्लीज। जो मेन एजेंट होता है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कि वो खुद नहीं करता, मुख्तलिफ एजेंट्स को देता है। वो हमारा जो काम है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये कहा आपने। नहीं, ठीक है, हाँ, डेलीगेट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा जी। आप में से कोई करीब आपने हैंड रेस किया था? मल्टी टास्क आपने वन इन द क्लासेस जी, यही है ना मेरे ख्याल में। हाँ शायद यही पढ़ा था। सही है। यहाँ से जी सर, एक सेकंड, आपसे आपका सही है। आप
देखा वही सही है। और कोई बताएगा पीछे से? जी आप बताएं। जबरदस्त। जी आप कुछ कह रहे थे जुनेद भाई? सही है, जबरदस्त। 5-6 इनपुट मिले आप लोगों के और बिल्कुल सब सही थे। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। हैंड ऑफ का मतलब मेरा जॉब ही सही और है। मकसद ये होता है कि हमारे पास बस टेक्निकली जब है कि एक एजेंट से वो पेरेंट्स एजेंट के दूसरे एजेंट चाइल्ड पे एजेंट को भेजता है। काम ट्रांसफर करना हो अबे सही है यार। तो हैंड ऑफ यूज होता है। सही है, आई रिपीट, हैंड ऑफ कब यूज होता है? जब हमारे पास मल्टी एजेंट सिस्टम हो। मल्टी एजेंट का मतलब, मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। जब मल्टी एजेंट क्यों होते हैं? ताकि हम सारा का सारा बर्डन एक ही एजेंट पे ना डालें। की होम असाइनमेंट करी है मैंने। सही है। अब आपने जब आप करते हो अभी याद जब रहता 2 है। क्लासेस जो आपने पढ़ी ना, अभी इतना जो मैक्सटर्न पढ़ा, फिर आपने लास्ट क्लास में टूल चॉइस के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, फिर डॉक स्ट्रिंग पढ़ा, अब आपको ये बातें और समझ आ रही होंगी कि एक ही एजेंट पे सारा काम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हो सकता है मैंने अगर एक एजेंट को सारा काम ट्रांसफर कर दिया तो मुझे अगर किसी में टूल चॉइस रिक्वायर्ड रखनी है किसी काम के लिए, और किसी में टूल चॉइस मुझे नन रखनी है, या किसी में इज एनेबल्ड ट्रू रखना है, किसी में फॉल्स रखना है, तो एज अ डेवलपर ही आप कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगे। आप फंस जाएंगे कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। इसीलिए यहां पे इज एनेबल क्या होगा, सॉरी, इसलिए यहां पे मल्टी एजेंट सिस्टम हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन और ग्रो करे तो हर एक एजेंट एक टास्क करे। सही है। अब हर एक एजेंट एक टास्क करे तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, किस चीज का? हैंड ऑफ्स का। किस चीज का? हैंड ऑफ्स का। हैंड ऑफ्स जैसा आप लोगों ने ही बताया, हैंड ऑफ्स का मतलब ये होता है कि आप जो है वो एक एजेंट से काम ट्रांसफर करें, किस पे? दूसरे एजेंट पे। एक एजेंट से काम ट्रांसफर करें किस पे? दूसरे एजेंट के ऊपर। सही है। तो यहां पे बात आती है किसकी? हैंड ऑफ्स की। दूसरी चीज यहां पे ये, अब हम आते हैं हैंड ऑफ्स के सिंटेक्स के ऊपर। मेरे पास एक मेन एजेंट है जिसका नाम क्या है? ट्राइएज एजेंट। क्या नाम है इसका? ट्राइएज एजेंट। अब आप इसको ट्राइएज एजेंट कह लें, इसको ट्राइएज नाम इसलिए रखा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में भी यही नाम है। ट्राइएज कह लें, इसको फर्स्ट एजेंट कह लें, इसको पेरेंट एजेंट कह लें, इसको ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट कह लें, इसको आप कुछ भी कह लें। सही है। इसको नाम मैंने रख दिया ट्राइएज एजेंट। सही है। अब यहाँ पे नेम लिख दिया ट्राइएज एजेंट, इसके इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर दिए। अब हैंड ऑफ्स के लिए मेरे एजेंट में मेरे पास एक पैरामीटर होता है हैंड ऑफ्स का। किसका? हैंड ऑफ्स का। और यहाँ पे मैं अपना वो एजेंट लिखूंगा जिस पे मुझे क्वेरी ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ मैंने बिलिंग एजेंट लिख दिया। बिलिंग एजेंट मेरे पास एक और एजेंट है। अब आप इसको चाइल्ड एजेंट कह लें, सब एजेंट कह लें, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। आप अलग अलग आर्टिकल्स, वोकैबुलरीज, आपको अलग अलग आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे ना तो डिफरेंट वोकैबुलरीज यूज हो रही होंगी, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। सही है। तो यहाँ ट्राइएज एजेंट मैंने लिखा, यानी अपना ऑर्केस्ट्रेटर या फर्स्ट एजेंट, और यहाँ हैंड ऑफ में मैंने लिख दिया बिलिंग एजेंट। और बिलिंग एजेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आप बिलिंग एजेंट, और इसके इंस्ट्रक्शंस में मैंने क्या लिखा है? यू आर अ बिलिंग एजेंट, योर टास्क इज टू असिस्ट यूजर्स विद बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज एंड इश्यूज। ठीक है। यह मैंने 2 एजेंट बना दिए। अब होगा क्या? मेरी क्वेरी, अच्छा हम अपना रनर भी देख लेते हैं। यहां मेरे पास रनर है। क्या चीज है भैया? यहां मेरे पास रनर। रनर में मेन एजेंट कौन सा है या स्टार्टिंग एजेंट कौन सा है? पढ़ के बताएं। ट्राइएज एजेंट। अब ट्राइएज एजेंट ये रहा। तो मेरा फर्स्ट एजेंट, रनर में जो एजेंट होगा वही मेरा फर्स्ट एजेंट होगा। तो मेरा फर्स्ट एजेंट ट्राइएज है या बिलिंग है? ट्राइएज एजेंट मेरा पहला एजेंट है जिसके पास इनिशियली मेरी यूजर की क्वेरी
पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल में जो नॉर्मल एनालॉजी है, सपोज करें आपके डोर स्टेप पे, घर के दरवाजे पे कोई बंदा आया, ठीक है, आप गेट ओपन करने गए, ठीक है, कोई मेहमान आया या कोई भी आया, उसने कहा अंदर से अपने अम्मी या पापा को कॉल करो, सही है। तो इस सूरत में एक वो बंदा है जो आपके डोर स्टेप पे आया, एक आप हैं, और उसकी क्वेरी ये है कि भाई किसी बड़े को अपने घर के कॉल करो। अब मुझे बताएं, इस पूरे वर्कफ्लो में, सिनेरियो में, एग्जांपल में ट्राइज एजेंट कौन हुआ? बच्चा नहीं, बंदा। ट्राइज एजेंट कौन हुआ? आप हुए या आपने जिसको अंदर से अपने घर से कॉल किया वो हुआ? आप खुद ट्राइज एजेंट हुए, क्योंकि आपने सबसे पहले उस बंदे को फेस किया, रिसीव किया। ठीक हो गया। उसने कहा अपने घर के किसी बड़े को बुलाओ, तो इट मींस आपने उसकी क्वेरी देखी कि भाई वो मुझे जो कन्वर्सेशन है वो किसको ट्रांसफर करनी है, अपने किसी घर के बड़े को। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। ट्राइज एजेंट, फर्स्ट एजेंट, चाइल्ड एजेंट, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, कुछ भी कह लो। देन यहाँ पे बिलिंग एजेंट है। अब ये होगा कैसे? सबसे पहले आपके मेन ट्राइज एजेंट में एक हैंड ऑफ्स का एट्रीब्यूट आएगा, और ये किस फॉर्म में होगा? इसकी डेटा टाइप क्या होगी? लिस्ट होगी। लिस्ट का मतलब क्या है? मल्टीपल एजेंट्स को यहाँ पे हैंड ऑफ्स हो सकता है। तो ये तो आपका हैंड ऑफ्स की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, या ट्राइज एजेंट आपने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बिलिंग एजेंट लिख दूं, अब फर्स्ट एजेंट कौन है? ट्राइज एजेंट ही फर्स्ट एजेंट है या बिलिंग एजेंट हो गया? बिलिंग एजेंट ही मेरा फर्स्ट एजेंट हो, क्योंकि रनर में जो डिफाइन है वो क्या है? फर्स्ट एजेंट है। सपोज करें आपके डोर स्टेप पे कोई आया, उसको आपके किसी घर के बड़े से बात करनी थी। सपोज करें दरवाजा खोलने ही जो है वो आपकी अम्मी या पापा चले गए, तो इट मींस यहाँ पे ट्राइज एजेंट या फर्स्ट एजेंट वो ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइज एजेंट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी है, वो ये करनी है कि आपने इस सिनेरियो में भी देखा फंक्शन कॉल की तरह कि भैया यहाँ पे भी कभी कभी LLM आपके सब एजेंट को कॉल नहीं करता था। क्या करता था? सब एजेंट को कॉल नहीं करता था। तो यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ कोड को साफ सुथरा करने के लिए, कोड को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि आपके सब एजेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। सही है, आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जो आप अपने सब एजेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास सब एजेंट कौन है? यहाँ पे क्या है? ट्राइज एजेंट। तो ये कौन सा एजेंट हुआ? फर्स्ट एजेंट। क्या हुआ? ये फर्स्ट एजेंट। तो मेरा चाइल्ड एजेंट कौन सा हुआ? बिलिंग एजेंट मेरा क्या हो गया? सब एजेंट, चाइल्ड एजेंट हो गया। मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका क्या नाम है? हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। क्या है मेरे पास? हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब इस नाम को पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। जैसे मेरे पास टूल डिस्क्रिप्शन था जिसमें मैं टूल की डिस्क्रिप्शन लिखता था, मैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा? हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा? अपने हैंड ऑफ्स की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि भाई ये जो मेरा एजेंट बना है इसकी डिस्क्रिप्शन 1 लाइन में, 2 लाइन में, 2.5 सेंटेंसेस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इससे क्या होगा? मेरा कोड और जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि मैंने हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया बिलिंग एजेंट। अब ऐसे ही आपस में डिस्कस करते हैं, आपको क्या लगता है बिलिंग एजेंट का क्या काम होता होगा? बिल जमा करना, बिल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी को सॉल्व करना, फेस करना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज अ बिलिंग एजेंट, इट हैंडल्स यूजर queries related to billing. Simple, nothing rocket science। और ये भी सिंगल लाइन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकती है यार।
अगर प्रोफेसर इंग्लिश में उसमें बताना है क्योंकि लिखना टाइप करना है तो उर्दू में कर सकते हैं। रोमन उर्दू मजेदार क्या ठीक है भैया, देखो क्या सिंपल लगा सी एक लाइन लिख दी मैंने कि ये एक बिलिंग एजेंट है, इसका काम जो है वो बिलिंग से रिलेटेड क्वेरीज को फेस करना है। सिंपल आप यहाँ पे हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये भी क्या करेगा आपके कोड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सिंपल इज दैट। ये जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। सिंपल लफ्जों में अगर मैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन को कहूं, सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन सिंपल वर्ड्स में आपके हैंड ऑफ्स के स्टिकी नोट्स होते हैं। जैसे आपके पास आपने हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा ना, समझिए ये आपके सब एजेंट में लगेगा। दो चीजें याद रखें, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन का एक दो लाइन में बता देते हैं कि भाई आपका जो एजेंट है वो किस पर्पस के लिए बना हुआ है। सिंपल ये आपके सब एजेंट्स के स्टिकी नोट्स होते हैं। सिंपल इज दैट। अब अगर मैं इस कोड को कॉल करूं uvrun.main.py, तो कोड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्राइज एजेंट है और यहाँ पे हैंड ऑफ में इस तरह से हो रहा है। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए मेन एजेंट के, और यहाँ पे आप देखें जब मैंने इस टूल को कॉल किया तो सबसे पहले मैं आपको यूजर क्वेरी भी दिखा दूं। यूजर क्वेरी क्या थी? आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माई लास्ट इनवॉइस। मुझे बताएं ये पढ़ के क्या ये यूजर इनपुट जो है वो बिल से रिलेटेड है या नहीं है? सही है, पढ़ लें फिर बता दें। है नजर आ रहा है सर। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माई लास्ट इनवॉइस। सही है। क्या ये सवाल, क्या ये यूजर इनपुट बिल से रिलेटेड है या नहीं है? बिल से है। ठीक है। अब जब मैंने इस कोड को चलाया तो क्या हुआ? ये क्वेरी सबसे पहले ट्राइज के पास गई होगी या डायरेक्ट बिल के पास गई होगी? ये बिल के पास है। ट्राइज के पास गई होगी। क्यों? क्योंकि हाँ, ट्राइज सही एजेंट ने मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। राइट। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है भैया? सही है, रिस्पॉन्स पढ़ लिया, जो भी रिस्पॉन्स आया आपके सामने। अब ये रिस्पॉन्स पढ़ें और बताएं कि यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स है, जो ये बात हो रही है, आपको क्या लगता है ट्राइज एजेंट बात करें या बिलिंग एजेंट? क्यों? बिलिंग एजेंट का, क्योंकि हैंड ऑफ हो गया। सही है, सही बात है। चले आपने कहा, मैंने मान लिया। लेकिन अगर मुझे ऑथेंटिकली इस चीज को डिफाइन करना है कि भाई मेरे पास उस एजेंट का नाम आए जिसके वजह से ये जवाब, जिसकी तरफ से ये जवाब आ रहा है, तो कैसे लिखूं मैं? लॉक्स में आएगा वो लास्ट एजेंट कहां पे लिखूं? अच्छा कोड में यहां पे लिख सकता हूं या एजेंट की क्लास में लिखना पड़ेगा? यहां पे लिख सकता हूं rich.print लास्ट एजेंट, ऐसे रिजल्ट डॉट लास्ट अंडरस्कोर एजेंट डॉट नेम। अब ये क्या करेगा? बकौल आप लोगों के, मुझे नहीं पता, आपने बताया ना, बकौल आप लोगों के इस तरह से ये चीज लिखने से वो जवाब मिलेगा मुझे जिस एजेंट की तरफ से मुझे वो जवाब मिला। उस एजेंट का नाम आएगा मेरे पास जिसकी तरफ से मुझे जवाब मिला या रिस्पॉन्स मिला। दोबारा चलाते हैं। रिजल्ट लास्ट एजेंट नेम, यार ये मेरे ध्यान से निकल गया था, ये अच्छा ध्यान में आया। रिजल्ट लास्ट एजेंट नेम, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आया भैया? बिलिंग एजेंट। मेरे पास यहाँ पे कंसोल में जब मैंने प्रिंट कराया तो कौन सा एजेंट से मुझे आंसर आया? बिलिंग एजेंट से। तो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन का क्या मकसद होता है? सिर्फ और सिर्फ ये रीड ओनली होते हैं। सही है। दीज आर लाइक स्टिकी नोट्स फॉर योर सब एजेंट्स, जिसमें आप बता दें कि ये एजेंट क्या करता है। मैंने ये न्यू आइटम्स को भी कंसोल कराया हुआ है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जब हैंड ऑफ होता है तो हैंड ऑफ कॉल आइटम की क्लास होती है। जब टूल कॉल होता है तो कौन सी क्लास कॉल होती है? टूल कॉल आइटम। जब टूल कॉल होता है तो कौन सी क्लास होती है? टूल कॉल आइटम। जब हैंड ऑफ होता है तो कौन सी क्लास रिटर्न में आती है? हैंड ऑफ कॉल आइटम। बस नाम चेंज है, कॉल आइटम सेम है। अगर मैं यहां पे आऊं
तो यहां देखें मेरे पास हैंड ऑफ का एक पैरामीटर है और यहां पे मेरे पास हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ये है, सही है। तो ये था हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, सिर्फ और सिर्फ स्टिकी नोट्स होता है आपके सब एजेंट्स के लिए, जो कि आपके कोड को मोर पावरफुल बनाते हैं। 10 मिनट का आप लोग ब्रेक करें, 338 348 पे हम दोबारा शुरू करें। नेम ओवरराइड नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट के केस में एजेंट्स एसडी के मेरे इस फंक्शन टूल का क्या नाम रखेगा? सब्ट्रैक्ट। सही, ये चीज हमने डिस्कस की। दूसरी चीज, जब हैंड ऑफ होता है ना भैया, उस केस में भी मेरा ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क मेरे सब एजेंट का एक नाम रखता है। सही है। अभी मैंने ये चीज अपनी क्विज में भी दी है, मुझे अभी किसी ने यहां से सवाल पूछा तो मुझे याद आ गया। आई रिपीट, मैंने अभी क्या कहा। जैसे फंक्शन कॉल की सूरत में एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क मेरे फंक्शन कॉल का नाम रखता है ना, बिल्कुल वैसे ही ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हैंडऑफ्स के प्रोसीजर में भी मेरे सब एजेंट का क्या रखेगा? एक नाम रखेगा। ठीक है। और क्या नाम रखेगा हम डॉक्स में चल के देखते हैं। आपको क्या लगता है क्या नाम रखेगा? जो मेरे एजेंट का नाम है वही नाम रख देगा। जैसे अभी मेरे सब एजेंट का नाम है बिलिंग एजेंट। तो मुझे एक बात बताएं, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, सही बताएं गलत बताएं वो मैटर नहीं करता, लेकिन बस अपना दिमाग चलो। एजेंट्स एसडी के मेरे सब एजेंट का एक नाम रखता है, ये हमने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया। वो क्या नाम रखेगा? बिलिंग एजेंट रखेगा, ये नेम एट्रीब्यूट वाला बिलिंग एजेंट रखेगा, या ये बिलिंग अंडरस्कोर एजेंट वाला रखेगा? बिलिंग अंडरस्कोर एजेंट, बिलिंग एजेंट ये वाला। ठीक है। अब सब बिट्स एंड पीसेस में क्यों आ रहे हैं? फिर आधे लोग कहेंगे मैं समझ ही नहीं आया। एग्जैक्टली, अभी हम उसमें आते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज है कि भाई ये क्यों हो रहा है। यार अब्दुल्ला भाई, किसी को बोल के वो डोर क्लोज करवा दो, क्योंकि हैंड ऑफ होता है तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क मेरे सब एजेंट का एक नाम रखता है। ठीक है। जैसे फंक्शन कॉल का एक नाम रखता था ना अपनी तरफ से, वैसे वो सब एजेंट का भी एक नाम रखेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका नाम होगा एजेंट का नेम एट्रीब्यूट, जिसका नाम है बिलिंग एजेंट। अब अगर मैं यहां पे इसका नाम चेंज करके ये कर दूं तो भी इसी तरह इसका नाम मैं नॉर्मल कर देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एजेंट्स एसडीके एक नाम रखेगा जिसका नाम होगा बिलिंग एजेंट। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एजेंट के नेम का जो एट्रीब्यूट होगा ओपन एआई एजेंट्स एसडीके वही नाम रख देगा। कुछ लोग कह रहे हैं बिलिंग अंडरस्कोर एजेंट रखेगा। ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले डॉक्स में आते हैं। डॉक्स में आए, हैंड ऑफ के प्रोसेस पे पहुंचे, सॉरी हैंड ऑफ की डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंचे, और यहां पे मेरे पास एक चीज लिखी हुई। सबसे पहले हैंड ऑफ की डेफिनेशन कि हैंड ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। यहां पे एक चीज लिखी हुई है, इस सेंटेंस को पढ़े ना। ठीक हो गया। अगर एक हैंड ऑफ अकर होता है तो एजेंट्स एसडीके मेरे सब एजेंट्स का एक नाम रखता है। ठीक है। एजेंट्स एसडीके मेरे सब एजेंट का नाम रखता है, और उस एजेंट का नाम वो क्या रखता है? उसका नाम, वो जो एजेंट का नाम होता है वो, और उससे पहले वो एक प्रीफिक्स लगा देता है ट्रांसफर टू। ठीक है। वो क्या नाम रखता है इसका? ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। अगर मेरे सब एजेंट का नाम यहां
रिफंड एजेंट है, तो वो रिफंड एजेंट से पहले एक प्रीफिक्स लगा देगा जिसका नाम क्या होगा, ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। इस केस में मेरे एजेंट का क्या नाम है, मेरे एजेंट का क्या नाम है, बिलिंग एजेंट। तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क इसका क्या नाम रखेगा, इसका नाम रखेगा ट्रांसफर टू। ये हमेशा एजेंट्स एसडीके इस चीज का प्रीफिक्स लगाएगा, इसका नाम रखेगा ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। हमने एक मेडिसिन एजेंट पढ़ा था, तो वो मेडिसिन एजेंट का क्या नाम रखेगा, हमने इसका नाम रखा था मेडिसिन एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट। आगे मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, आपको आइडिया पता चल गया कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क इसका क्या नाम रखिएगा, ट्रांसफर टू मेडिसिन एजेंट। अगर मैं इसका नाम, हमने एक प्लांट एजेंट पढ़ा था, जी पढ़ा था, प्लांट एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट। तो ओपन एआई एजेंट्स इसका क्या नाम रखेगा, ट्रांसफर टू प्लांट एजेंट, ट्रांसफर टू प्लांट एजेंट। ये डॉक्यूमेंटेशन से मैंने बता दिया। आप लॉग्स में जाके भी देख सकते हैं कि जब हैंड ऑफ होता है तो लॉग्स में जाके जनरेशन के स्पैन में किस तरह आपको लेफ्ट राइट साइड का आउटपुट मिलता है। ठीक है, सेम चीज मैं आपको यहाँ न्यू आइटम्स में भी दिखा देता हूं कि भाई जब हैंड ऑफ कॉल आइटम होता है, हैंड ऑफ कॉल आइटम का मतलब हैंड ऑफ हुआ और यहां पे एक रॉ आइटम की मुझे क्लास मिलेगी, एट्रीब्यूट मिलेगा जिसमें नेम का एक अदद एट्रीब्यूट होगा और यहां नेम में इसने इसका नाम क्या रखा है, ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। रास्ते पता है। तो भाई जब हैंड ऑफ होता है तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके मेरे सब एजेंट का भी नाम रखता है और वो नाम क्या रखता है, जो मेरे एजेंट का नाम हो वो ये डायनेमिक होगा और ये ट्रांसफर अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर का वो प्रीफिक्स लगा देगा। यानी मेरे कुछ भी एजेंट का नाम हो उससे पहले वो ट्रांसफर टू का जो है वो प्रीफिक्स लगा देगा अनटिल अनलेस मैं उसको ओवरराइट करूं। अब ओवरराइट करना एक एडवांस चीज है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। ठीक है, एक और चीज बारिश हो गई, जो बताना जरूरी है हैंड ऑफ में, छोटी सी चीज है। आप जब भी हैंड ऑफ करते हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रॉम्प्ट को जो है वो क्या करते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर प्रॉम्प्ट, पर्सोना को आप क्या करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मैं हैंड ऑफ के ही पार्ट में हूँ और हैंड ऑफ में मैं कहां पे आऊंगा, राइट साइड पे रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स। कहां पे आऊंगा, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स। घर पहुंच जाए फिर हो जाए बारिश, ऐसे कहता हो जाए। रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स में मैं आया नागन पे जाना और यहाँ पे देखें मेरे पास एक बिलिंग एजेंट आ है, रही होती है बस। बिलिंग एजेंट पे एक नेम का एट्रीब्यूट है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। ये वही चीजें जो हम आज तक 1000 दफा पढ़ चुके हैं। एक और चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। क्या लिखा है, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स, जिसको ऊपर से क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है, क्या यूज केस है, क्या फायदा है। आपने देखा जितनी भी क्लास हमने पढ़ी कंडक्ट की वो क्या की, और उसमें एक चीज हमने एक्सटेंसिवली 1000 दफा देखी कि भाई जब भी आप इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हो आपको बहुत प्रिसाइज होके, बहुत केयरफुल होके जो है वो अपने इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं। ये हमने पढ़ा है, यस और नो? ठीक है। हैंड ऑफ के केस में गौर से सुनिएगा, हैंड ऑफ के केस में आपको ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की तरफ से एक जो है वो रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स की एक प्रॉम्प्ट दिया गया है। ये वो छोटा सा प्रॉम्प्ट है जो एजेंट्स एसडीके की तरफ से ही आपको मिला है और वो ये कहते हैं, एजेंट्स एसडीके के डेवलपर्स ये कहते हैं कि भाई अगर आपको हैंड ऑफ्स की सूरत में
ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको हैंडऑफ्स की सूरत में अगर अपने प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस चीज का यूज करो। सही है, आप क्या करो, इस चीज का यूज करो। क्या यूज करो, कैसे यूज करो? इस तरह यूज करो कि अपने इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में आके, इंस्ट्रक्शंस के एट्रीब्यूट में आके रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स लगा लो। इससे क्या होगा, आपके एजेंट्स एसडी या आपके एलएलएम को, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि भाई ये जो प्रॉम्प्ट लिखा गया है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर प्रॉम्प्ट, पर्सोना, ये हैंड ऑफ्स के लिए लिखा गया कर दिया। फ्रॉम एजेंट्स, एक्सटेंशंस, हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट। देखिए कहां से आ रही है, हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट के बताएंगे फंक्शन से है, क्लास से आ रहा है, मॉड्यूल से आ रहा है। पिछली क्लास में आपने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट रिकमेंडेड प्रीफिक्स। इसको एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के भी देखते हैं। रिकमेंडेड प्रीफिक्स, इसको मैं क्या करता हूँ, अब अपने प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ। एजेंट्स एसडीके के डेवलपर्स कहते हैं भैया कि हैंड ऑफ्स की सूरत में, गौर से सुनिएगा, हैंड ऑफ्स की सूरत में आप हमारा अपना इंस्ट्रक्शन तो देना ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, ये उस पे एक एड ऑन है, यानी दाल पे तड़का है, उस पे क्या है, ये एक एड ऑन है। वो ये कहते हैं कि भैया अगर आपके पास हैंड ऑफ है तो एक काम करो कि आप रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स अपने इंस्ट्रक्शंस में यहां पे डिफाइन कर दो। यहां पे क्या करो, इसको डिफाइन कर दो, ताकि क्या हो, जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास आपके ये बिलिंग एजेंट का या आपके ट्राइज एजेंट का जब इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर जाए तो उसके पास ये रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स जो है वो उस तक पहुंचे। अब ये क्या चीज है, इसका फायदा ये होगा कि आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को खुद से जो है वो ये इंडिकेशन मिल जाएगा, ये प्रॉम्प्ट है। सही है, आप इंस्ट्रक्शंस में आगे प्रॉम्प्ट लिखते थे ना, तो ये प्रॉम्प्ट रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स आपको एजेंट्स एसडीके वालों ने दिया है। सही है, एजेंट्स एसडीके वालों ने आपको एक प्रॉम्प्ट दिया है और वो ये कहते हैं कि भैया हैंड ऑफ्स की सूरत में इसको इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक स्ट्रॉन्गर इंस्ट्रक्शंस जाएंगे कि भाई आपको इसको हैंड ऑफ में यूज करना है। मैंने वो प्रोग्राम चला के मैं देखता हूँ मुझे उसमें मिला क्या। हम बात तो कर रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्गर प्रॉम्प्ट, देखिए भी तो सही उसमें है क्या। तो ये देखिए सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, वो जो मैंने वो प्रिंट स्टेटमेंट लगाई ना, तो वहाँ यहाँ पे मुझे ये मिला। अब देखें इसमें क्या लिखा पड़ा है इसको, तो आपको पता चलेगा कि रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स लगाने से क्यों जो है वो मेरा प्रॉम्प्ट और मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ। यार पार्ट ऑफ द मल्टी सही है। अब आपने यहाँ पे देखा कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की लाइब्रेरी से आपको मिला है और वो ये कहते हैं भैया जब भी हैंड ऑफ करना हो इसको यूज कर लेना। आपका जो अपना प्रॉम्प्ट है ना वो तो वहीं पर है, वो कहीं नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं इससे पहले उसको यूज कर लो ताकि हैंड ऑफ की सूरत में आपका जो प्रॉम्प्ट है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वो क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाए, अब आप ये लगाने के बाद ये आप किस तरह लगाएंगे भाई, इसको यहाँ मैंने कॉपी किया। अब क्योंकि ये एक पाइथन का वेरिएबल है तो ये एफ स्ट्रिंग में आएगा। किस में आएगा, एफ स्ट्रिंग में, इस तरह से ये आएगा। अब ये लगाने के बाद होगा क्या कि ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, अच्छा ये कहीं भी लग सकता है। अभी के केस में मैंने इसको यहाँ से हटा के ट्राइज एजेंट में लगा दिया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ थी। सही है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जो एजेंट हैंड ऑफ करेगा वहीं पर ये लगेगा। अब क्या होगा, मेरे सिस्टम को, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मेरा प्रॉम्प्ट तो जा ही रहा है, वो अपनी जगह पर है, इसके साथ साथ उसको ये भी जाएगा। तो अब मेरा जो ये प्रॉम्प्ट है ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
सही है। अब हम इसको चलाते हैं uvrunmain.py। अब आपको ये चीज पता है कि भाई जब भी हैंड ऑफ कॉल आइटम होता है तो एक एजेंट का एट्रीब्यूट होता है, उसमें ये चीज होती है। सही है। अब देखते हैं उसमें क्या चीज आ रही है। इंस्ट्रक्शंस में न्यू आइटम्स में भी देखा हमने, लॉग्स में भी देखा। मेरा काम हो गया, बिलिंग एजेंट को ये पहुंच भी रहा है। ये देखे बिलिंग एजेंट, अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा, ये रहा बिलिंग एजेंट। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में क्या है। ये देखो सबसे ऊपर आ गया मैं, हैंड ऑफ कॉल आइटम। ये क्लास कब कॉल होती है? जब हैंड ऑफ होता है। अब देखें मेरे इंस्ट्रक्शंस में क्या चीज है भैया। अब ये देखें मेरे इंस्ट्रक्शंस में क्या चीज है। ये मेरे इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर है जो एजेंट की क्लास में मैंने डिफाइन किया है। देखिए सिस्टम, यू आर अ पार्ट ऑफ अ मल्टी एजेंट सिस्टम, ये वही सेंटेंस है जो हमने यहां पे देखा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एजेंट्स एसडीके की तरफ से दिया हुआ ये प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? एजेंट्स एसडीके की तरफ से दिया हुआ ये प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूं हैंड ऑफ की सूरत में, ताकि मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मेरे सिस्टम प्रॉम्प्ट में देखिए यहां ये इंजेक्ट होगी। सही है। एक सेकेंड, मैंने यहां पे दूसरी बात कही। अब क्या होगा, मेरे सिस्टम प्रॉम्प्ट में ये चीज इंक्लूड हो जाएगी। यानी मैंने जो ये डिफाइन किया ये तो अपनी जगह पे रहेगा, साथ साथ मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है ना, यू आर अ ट्राइएज एजेंट, योर टास्क इज टू डेलीगेट टास्क टू एप्रोप्रिएट, ये भी अपनी जगह पे रहेगा। यानी मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो और मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया। ये आप देख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर अ ट्राइएज एजेंट, योर टास्क इज टू डेलीगेट टास्क टू, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखें यहाँ पे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, यू आर अ पार्ट ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम, यहां तक ये वो चीज है जो हमें रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स के वेरिएबल से मिल रही है। ठीक है, ये क्या चीज है, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स से जो मिल रही है। और ये रहा वो मेरा, इसमें अपेंड हो गया ये, इसमें अब मेरा प्रॉम्प्ट भी जा रहा है और जो है वो सिस्टम रिकमेंडेड प्रीफिक्स का जो है वो रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स का वेरिएबल भी जा रहा है। जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस करें। एजेंट्स एसडीके की तरफ से हमें हैंड ऑफ के लिए एक प्रॉम्प्ट मिला, प्रीफिक्स मिला। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। एजेंट्स एसडीके की तरफ से हमें एक प्रॉम्प्ट खुद से मिला है हैंड ऑफ के लिए, और वो किस तरह हम यूटिलाइज करेंगे, इंपोर्ट करके। किस तरह उसको यूटिलाइज करेंगे, इंपोर्ट करके। आपको बस इसको डॉक्यूमेंटेशन में से उठा के अपने पास रख लेना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम ये क्यों यूज करें भाई, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो मजीद और मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो आपने देख भी लिया कि किस तरह। सही है। इससे क्या होगा, जब आपके एलएलएम के पास, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी है ना, नोटिस की है ना, कि जब भी आपका प्रोग्राम चलता है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक आपका एजेंट, टूल, हैंड ऑफ, इंस्ट्रक्शन, ये 3-4 चीजें पहुंचती है। तो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को मजीद इंप्रूव करने के लिए आप इसको यूज करेंगे। 2-3 बातें हो गई। किस तरह यूज करें भाई, और कहां यूज करें भाई? जो एजेंट हैंड ऑफ कर रहा होगा, सही है, जो एजेंट हैंड ऑफ कर रहा होगा वहां पे आप ये लगा दें, क्योंकि ये हैंड ऑफ के लिए ही बना है ना। तो जो एजेंट हैंड ऑफ कर रहा होगा वहां आपने लगा दिया। अभी के केस में हमारा कौन सा एजेंट हैंड ऑफ कर रहा है? ट्राइएज एजेंट, आपने इसको यहां पे लगा दिया। बिलिंग एजेंट अभी मेरा कुछ भी हैंड ऑफ नहीं कर रहा। सपोज बिलिंग एजेंट भी अगर हैंड ऑफ करता तो मैं इस चीज को यहां पर भी यूटिलाइज इस तरह से कर लेता। ठीक है, इस तरह से। बट अभी इसकी नीड नहीं है तो जरूर, तो कुछ भी सेंस नहीं बनेगा इसको यहाँ पे यूज करने का। सही है। बस एक छोटा सा फायदा इसका ये है कि भाई रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स लगा दो, ताकि आपके एजेंट्स एसडीके को ऑटोमेटिकली आपको हर बार बताना ना पड़े। हमने जो दिया है वो यूज कर लो। सिंपल इज दैट, नथिंग रॉकेट साइंस।
बस आपके एलएलएम को एक क्लियर मैसेज देना। फिर वही बात जो पिछली क्लास में कही थी, हमने जो भी पढ़ा है अभी डेवलपर पर्सपेक्टिव से पढ़ा है कि हम अपने कोड को किस तरह से मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपके कोड को, आपके इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है जी, जल्दी से बराबर मैच डिस्कस करें, फिर हम गार्डरेल्स पढ़ते हैं। तो क्या रखता है, जो आपका नाम हो और जो आपके एजेंट का नाम हो और नाम से पहले ट्रांसफर टू का प्रीफिक्स। सही है, अनटिल अनलेस आप उसको ओवरराइट करना चाहें। वो ओवरराइट किस तरह होगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में दूसरे ही सेक्शन में वो चीज लिखी हुई है। तीसरी चीज हमने देखी रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स, कि भाई जब हैंड ऑफ हो रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स लगा दो, ताकि एलएलएम को एक स्ट्रॉन्गर मैसेज जाए। और ये रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स कहां लगेगा, जो एजेंट हैंड ऑफ कर रहा होगा वहां पे ये लग जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें हमने हैंड ऑफ से रिलेटेड देख ली। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्या है, सिंपल गार्डरेल्स। तो हमारे साथ मिस अनाबिया हैं, वो हमें बताएंगी स्टेप बाय स्टेप कि गार्डरेल्स क्या होते हैं। यहाँ रोक दो। Assalamu alaikum. जाने दें। My name is Sayyida Nabia and I am here to explain guardrails. There are two types of guardrails, input guardrails and output. Input guardrails वो होते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हैं प्रॉम्प्ट यूजर जो देते हैं। अगर वो वैलिड होते हैं तो वो कोड को रन करने देते हैं, अगर वो इनवैलिड होते हैं तो उसको वहीं रोक देते हैं। अच्छा जी, तो सिंपल दो सेंटेंसेस में पूरी बात का निचोड़ कर दिया कि भाई इनपुट, हमारे पास एक टॉपिक होता है गार्डरेल्स का, एक कॉन्सेप्ट होता है गार्डरेल्स का, जिसका मकसद और मतलब ये होता है कि भाई हम वैलिडेशन करना हमारे एजेंट्स के ऊपर, क्या करना, वैलिडेशन करना, ये होता है गार्डरेल्स का मकसद। फिर इन्होंने कहा कि गार्डरेल्स होते हैं हमारे पास दो तरह के, इनपुट और आउटपुट। सही कहा इन्होंने, कोई तीसरा गार्डरेल होता है? ठीक है, इनपुट गार्डरेल मिस ने कहा कि भाई चेक करते हैं, आपके पास एजेंट की क्लास में एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट गार्डरेल्स का। किस चीज का? इनपुट गार्डरेल्स का। अगर मैं एक VS कोड ओपन कर लूं, कौन सी क्लास में है ये, क्लास 07 CD क्लास 07 कोड। अच्छा जी, तो यहां पे मेरे पास एक पैसेंजर एजेंट, बल्कि मिस ये कह रही थी, हमारी बात यहां पे रुकी थी कि हमारे पास दो किस्म के गार्डरेल्स हैं, एक इनपुट दूसरा आउटपुट। इनपुट गार्डरेल्स का मकसद ये होता है कि वो आपके यूजर के इनपुट को चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आपके यूजर के इनपुट को चेक करते हैं। अब यूजर के इनपुट को वो कैसे चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे, ऐसी क्या नौबत आ गई? भाई सपोज आपका कोई एक ऐसा मॉडल है जो हैवी है और महंगा मॉडल है, ठीक है। अब वो अगर उसमें कोई ऐसी क्वेरी आ रही है जिसके लिए वो एजेंट बना ही नहीं है, फिर क्या होगा? सही है, तो ये तो गलत बात है। अब हमने अभी तक सिर्फ एक ही बात रखी कि भाई इनपुट गार्डरेल्स का मकसद होता है यूजर के इनपुट को वैलिडेट करना, और इसका क्या हमने एक एग्जांपल देखा कि भाई यूजर का इनपुट उस वजह से वैलिड हो, उस तरीके से वैलिड हो कि जिस चीज के लिए मेरा एजेंट बना है बस वही उसका यूजेज हो और कोई दूसरा यूज उसका ना कर सके। हमने ये एग्जांपल देख ली और आप सबको समझ भी आ गई। जरूरी नहीं है ये एक ही यूज केस हो इनपुट गार्डरेल्स का, भाई हैकर भी तो आ सकता है। अगर हैकर ने आके मेरे सिस्टम में, मेरी एजेंटिक एप्लीकेशन में कोई ऐसी वैसी SQL क्वेरी लिख दी, अब ये मैं हैकिंग के और स्पैम करने के तरीके बता रहा हूँ कि आप हैकर जो है ना उल्टी सीधी क्वेरीज लिखते हैं डेटाबेस को डैमेज करने के लिए।
तो हमें वो भी यहाँ इनपुट गार्डरेल्स में देख सकते हैं कि भाई कोई अटैक तो नहीं हो रहा। जैसे आपने Q2 में अगर अमीन भाई का वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा हो हैकाथॉन का, तो उसमें उन्होंने एक चीज बताई थी कि भाई अपने फॉर्म वैलिडेशन ऐसे करो कि भाई उसमें जो है वो अटैक्स ना हो सके। सही है, अटैक्स मतलब ये इसका एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है कि हैकर्स जो होते हैं ना वो एसक्यूएल क्वेरीज के जरिए, इसको एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं, जिससे वो आपके डेटाबेस को डैमेज कर सकते हैं। और ऐसा होता है, अक्सर होता है। अगर आपकी सिक्योरिटी सही नहीं लगी हुई तो ये काम हो सकता है। ठीक है, तो आपके इनपुट गार्डरेल्स इस चीज में काम आ सकते हैं कि भाई यूजर इनपुट वैलिडेट हो, आपके हैकर्स की अजीबोगरीब डेटाबेस की क्वेरीज से बचा जा सके। तो इनपुट का मतलब क्या होता है? यूजर इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? यूजर इनपुट। गार्डरेल्स का मतलब यहाँ पे है सिक्योरिटी गार्ड। गार्डरेल्स का मतलब क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। तो इनपुट गार्डरेल्स आपके यूजर के इनपुट पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? इनपुट गार्डरेल्स किस पे चलेंगे? यूजर के इनपुट के ऊपर। अब चाहे वो किसी भी टाइप का इनपुट हो सकता है भाई आपका एक, अगर कोई भी एजेंट हो सकता है कि भाई एक शेफ एजेंट है आपका जो आपको खाना बनाना सिखा रहा है, या आप उससे ऐसी कोई क्वेरीज ले रहे हैं कि अगर आपके खाने में कुछ इशू हो गया, सही है, तो आप उससे वो क्वेरीज ले रहे हैं। अब वो एजेंट आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखाएगा कि भाई अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला आ रहा है तो वो आपको बता रहे हैं। नहीं, मिलिशियस यूज नहीं होना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ। इतना सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। इनपुट का मतलब क्या होता है? जो यूजर के इनपुट पे चले। और गार्डरेल्स का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड। इसकी एग्जांपल हमने ये देखी थी कि भाई सपोज आप किसी भी मॉल में एंटर हो रहे हैं, गवर्नर हाउस में एंटर हो रहे हैं, तो आपको इनपुट का मतलब आपके दाखिले पे आपको चेक किया जाता है। सही है कि भाई आपके पास कोई वेपन तो नहीं है, सही है, आपके पास जो है वो स्टूडेंट कार्ड है या नहीं, तो ये आपको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है जब आप एंटर होते। तो इसका मतलब क्या है? यूजर के इनपुट पे यानी एंटर होते वक्त जो गार्डरेल चले उसको कौन सा गार्डरेल कहेंगे? इनपुट गार्डरेल। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब बारी ये आती है कि इनपुट गार्डरेल चलता है किस पे? फर्स्ट एजेंट पे। किस पे चलेगा? फर्स्ट एजेंट पे। अब यहां पे आप लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई फर्स्ट एजेंट पे क्यों? अभी इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट एजेंट पे इसलिए यूज़ होते हैं कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हैं, यूज़र प्रॉम्प्ट जो होते हैं। अगर वो लास्ट एजेंट पे यूज़ होंगे तो वो हमारे कोड को चेक नहीं कर पाएंगे। अगर इनवैलिड कोड होगा तो वो रन कर देगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट एजेंट यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दी, मिस ने उसी को कंटिन्यू किया कि भाई फर्स्ट एजेंट पे इसलिए चलते हैं ताकि मेरी क्वेरी पहले से ही वैलिडेट हो जाए। क्या हो जाए? पहले से ही वैलिडेट हो जाए मेरे यूजर की क्वेरी। अब यहाँ पे जो एग्जांपल बनी वो एक पैसेंजर एजेंट की बनी और हमने गार्डरेल्स पढ़ते हुए भी यही देखा था। मेरे जैसे एयरपोर्ट पे होता है वही एग्जांपल हमने यहाँ पे, वही एनालॉजी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि भाई आप जब जाते हैं कहीं भी किसी भी दूसरी कंट्री, तो एयरपोर्ट से जाहिर सी बात है होके जाते हैं, वहां पे आपको एज अ पैसेंजर चेक किया जाता है। यानी आप एंटर हो रहे हैं एयरपोर्ट में और आपको चेक किया जा रहा है। तो ये कौन सा गार्डरेल हुआ? इनपुट या आउटपुट? इनपुट गार्डरेल हुआ। अब आपको फर्स्ट एजेंट पे ही चेक किया जाएगा। किस पे चेक किया जाएगा? फर्स्ट एजेंट पे। क्यों? सपोज करें आपको यहां से जाना है सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी दूसरी कंट्री जाना, सही है। अब इस जो भी हम गार्डरेल पढ़ रहे हैं ना, इसमें हैंड ऑफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। जो अभी हमने पढ़ा और आपको आता भी है, हैंड ऑफ के कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा। आप कराची एयरपोर्ट गए, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सऊदी अरब। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सऊदी अरब। आप कराची एयरपोर्ट से एंटर हुए, बीच में आपकी एक कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई से। कहां से है? दुबई से। अब यानी आप सऊदीया कैसे पहुंचेंगे? कराची एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट, और दुबई एयरपोर्ट से फिर जो है वो सऊदी एयरपोर्ट। यहां तक ये एग्जांपल सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपस की बात है,
जो भी पैसेंजर को चेक किया जाता है जिस भी वजह से, चाहे वो उसका लगेज का वेट हो, इलीगल करेंसी हो, कोई भी वेपन हो, आपस की बातें एजेंट्स एसडी की अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है, अगर मुझे कराची से दुबई जाना है, दुबई से सऊदीया जाना है, आपस की बात है, मुझे कराची पे ही अगर मैं जा रहा हूं या आप जा रहे हैं, ज्यादा सेंसिबल बात कौन सी है? कराची पे ही सारी वेरिफिकेशन किया जाए या दुबई जाके भी वेरिफिकेशन करें तो चलेगा, कराची से ऐसे ही निकलने दें? नहीं, कराची में करें, कराची में ही चेक करें, कराची में ही उसको पूरा फिल्टर कर ले, वैलिडेट कर ले। सही है। यही तो मसला, टाइम ज़्यादा करते। आप मेडिसिन कंज्यूम करते हैं या कोई भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, सही है, आप उसकी एक्सपायरी देखते हैं, टाइम बचेगा। तो ये आपने क्या किया? इनपुट गार्ड्रेल वाला काम किया कि कंज्यूम करने से पहले आपने उस फूड आइटम की, पर्टिकुलर फूड आइटम की एक्सपायरी डेट चेक की। आपस की बात है, एजेंट्स एसडी की मैं बात नहीं कर रहा। खाने से पहले चेक करना चाहिए, खाने के बाद भी एक्सपायरी चेक करें तो चलेगा? पहले करें ना, काम हो खाने से जाएगा, पहले, बाद में काम हो जाएगा। खाने से पहले ही एक्सपायरी चेक कर लो तो चल जाएगा। तो खुद ही अच्छा है। हाँ, सही है। मुझे एक बात बताएं, अगर खाने के बाद चेक किया एक्सपायरी, या आप कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गए, दुबई लैंड हो गए, फिर आपको अगर चेक किया जा रहा है, इसमें क्या हर्ज है? कोई हैंड रेस करके बता सकता है? ये एजेंट्स ऐसे की तो बात ही नहीं है ना, ये तो नॉर्मल एनालॉजी है, आपस की बात है, क्या हर्ज है इसमें? सेफ्टी नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? फायदा नहीं है भाई। एक दफा अगर आप एंटर हो गए, सही है, फिर क्या फायदा उसको चेक करने का? आपने प्रोएक्टिव सुना है अंग्रेजी का एक अल्फाज? प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है? कोई भी एक्टिविटी होने से पहले ही अंदाजा लगा लो कि वो एंड रिजल्ट क्या होगा उसका। तो यही रीजन है कि इनपुट गार्ड्रेल फर्स्ट एजेंट पे चलता है। इसको आप कहेंगे क्या? फ्रंट लाइन डिफेंस। आसान अंग्रेजी के लफ्जों में आप कह सकते हैं इसको क्या? फ्रंट लाइन डिफेंस। कि भाई आपका जो आप अगर कराची से फ्लाई कर गए, सपोज आपने प्लेन को हाईजैक कर लिया, आप इतना खतरनाक है, अब तो आप एंटर हो गए उस सिस्टम के अंदर, अब तो आप उस सिस्टम के अंदर एंटर हो गए। अब तो जो भी अनहोनी होगी वो हो सकती है। अब आपको दुबई पे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इनपुट गार्ड्रेल जो लगते हैं ना, वो किस पे लगते हैं? फर्स्ट एजेंट पे। किस पे लगते हैं? फर्स्ट एजेंट पे। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहले आपका इंटरव्यू होता है या पहले आपको जॉब ऑफर की जाती है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है भाई। जॉब ऑफर करने के बाद 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद अगर आपका इंटरव्यू लिया तो इसका क्या फायदा? ये जो जॉब इंटरव्यू होता है ना, ये आपका इनपुट गार्ड्रेल है कि जॉब लगने से पहले, इस बंदे को हायर करने से पहले इसका एक इंटरव्यू ले लो, इसको फिल्टर कर लो, इसको एनालाइज कर लो कि ये बंदा कैसा है। तो यही रीजन है कि भाई इनपुट गार्ड्रेल जो लगते हैं किस पे लगते हैं? फर्स्ट एजेंट के ऊपर लगते हैं। कि अब आपकी यूजर की क्वेरी है, मैंने यहां लिखा पैसेंजर एजेंट, मैंने कहा भाई मेरे लगेज का वेट जो है ना 50 kg है, अलाउ 20 था। अब अगर मुझे दुबई एयरपोर्ट पे मेरा लगेज चेक होगा तो क्या फायदा? मैं तो ज्यादा लगेज लेके एंटर हो गया ना सिस्टम में। इसी तरह आपकी जो यूजर की क्वेरी को फिल्टर करना है, सैनिटाइज करना है, वो फर्स्ट एजेंट पे ही करना होता है। किस पे करना होता है? फर्स्ट एजेंट पे। अब आपकी क्वेरी दी, कोई भी आपकी क्वेरी दी, और वो हो गया हैंड ऑफ। कराची एयरपोर्ट पहला एजेंट, दुबई एयरपोर्ट दूसरा एजेंट, सऊदी एयरपोर्ट तीसरा एजेंट। आप कराची एजेंट से, कराची एयरपोर्ट एजेंट से फ्लाई कर गई दुबई एयरपोर्ट एजेंट पे। अब आपको वैलिडेट करने का, आप पे इनपुट गार्ड्रेल लगाने का कोई फायदा नहीं है। सही है? क्यों? क्योंकि आप उस सिस्टम में
एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री के सिस्टम में दाखिल हो गए। अगर आप अपनी यूजर की क्वेरी को अगर फिल्टर नहीं करेंगे ना पहले एजेंट पे, तो दूसरे एजेंट पे जब हैंड ऑफ हो गया तो भी उसको वैलिडेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जो यूजर क्वेरी थी वो उस एजेंटिक सिस्टम में एंटर हो चुकी है। सही है, वो उस एजेंटिक सिस्टम में एंटर हो चुकी है। अब उसको वैलिडेट करने का कोई फायदा नहीं है। यही रीजन है कि भाई आपका जो इनपुट गार्डरेल लगेगा वो किस पे लगेगा? फर्स्ट एजेंट के ऊपर लगेगा। जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। फर्स्ट एजेंट पे क्यों, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एजेंट पे क्यों इनपुट गार्डरेल लगते हैं, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। हाँ, वो बिल्कुल बन सकते हैं, बट वो डिस्कशन अभी बहुत लंबी हो जाएगी और हम जो है वो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो अभी हम जो है उसको यहीं तक रखते हैं अपनी डिस्कशन। वो फिर आपके वर्कफ्लो पे डिपेंड करता है कि अगर आपको इसको भी अगर दूसरे सब एजेंट्स को भी अगर जो है वो फर्स्ट एजेंट बनाना हो तो वो एक दूसरी बहस है। सही है? अच्छा जी, इनपुट गार्डरेल क्या होता है? यूजर के इनपुट पे चलता है। और कब चलता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एजेंट के ऊपर। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। हमारा जो गार्डरेल है वो खुद एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। क्या चीज है वो भाई? एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। जैसे आपके पास टूल्स डिफाइन करने के लिए @function _ टूल का एक डेकोरेटर था, वैसे इनपुट गार्डरेल के लिए भी @input गार्डरेल का भी एक डेकोरेटर है। और यहाँ आपने खुद एक रनर डिफाइन किया हुआ है, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड खुद यहाँ पे एक एजेंट बेस्ड सिक्योरिटी गार्ड है, एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। जब भी आपका इनपुट गार्डरेल का फंक्शन होगा, सही है, जब कभी भी आपका इनपुट गार्डरेल का फंक्शन होगा वो क्या करेगा? दो चीजें रिटर्न करेगा। सबसे पहले वो एक फंक्शन क्लास रिटर्न करेगा जिसका नाम क्या होगा? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या फंक्शन होगा वो? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। उसमें दो चीजें होंगी, एक आउटपुट इन्फो और दूसरा ट्रिप वायर ट्रिगर। आपका एजेंट अगर उस चीज के लिए बना है, अगर यूजर की क्वेरी वो है जिस चीज के लिए आपका एजेंट बना है तो ऑलराइट, सही है। बट अगर आपका एजेंट जिस चीज के लिए बना है उस चीज की क्वेरी अगर नहीं है तो क्या होगा? अब देखें, आपको वर्कफ्लो तो पता है। सबसे पहले क्या होता है? यूजर का इनपुट आता है। सबसे पहले क्या होता है? रनर चलता है, तो रनर में यूजर का इनपुट होता है। अब जब यूजर का इनपुट आया तो यहां जिस एजेंट के पास आया उसमें इनपुट गार्डरेल लगा हुआ था, सही है। उस इनपुट गार्डरेल में एक फंक्शन था सिक्योरिटी गार्डरेल। अब होगा क्या? अब आपके पास दो एजेंट है। क्या है? दो एजेंट है। गार्डरेल्स की मैं बात कर रहा हूं। एक आपका मेन ट्राइएज एजेंट और दूसरा सिक्योरिटी गार्डरेल एजेंट, ठीक है। जो आपकी यूजर क्वेरी होगी ना, जो आपकी यूजर क्वेरी होगी वो दोनों एक साथ एजेंट तक पहुंचेंगे। एक क्वेरी अब दो एजेंट्स को जा रही है, सही है। वो आप किस तरह देख सकते हैं? देखें, इनपुट गार्डरेल की कोड आप पढ़ चुके, इसमें अभी हम नहीं जा रहे। आपकी क्वेरी एजेंट के पास भी जाएगी, जो आपका मेन एजेंट होगा उसके पास भी जाएगी, और दूसरी किसके पास जाएगी? गार्डरेल एजेंट के पास। तो अब आपकी क्वेरी को एनालाइज किया जाएगा गार्डरेल एजेंट के थ्रू कि भाई अगर क्वेरी एजेंट से रिलेटेड है तो ओके, नहीं है तो एक एरर आ जाएगा, सही। और वो एरर किस तरह आएगा? जो आपके गार्डरेल फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट होगा ना, उसमें एक ट्रिप वायर ट्रिगर की की होगी। अगर ये कब मेरी एग्जीक्यूशन कब रुकेगी? ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू होना चाहिए, फॉल्स? ट्रू। ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब हाँ मेरा एजेंट गलत यूज हो रहा है, मेरा एजेंट गलत यूज हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या मेरे एजेंट का कोई गलत यूज हो रहा है? आप कहें हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? वहीं पे एग्जीक्यूशन को रोक देना चाहिए या चलते रहना चाहिए? रोक देना चाहिए। रोक देना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या मेरा एजेंट गलत यूज हो रहा है? आप सब ने कहा हाँ, मुझे एग्जीक्यूशन रोक देनी चाहिए।
तो जब गार्डरेल्स का आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो एक सवाल को जहन में रखें, क्या यूजर क्वेरी मेरे एजेंट को गलत इस्तेमाल कर रही है? इस सवाल को याद रखें। कौन सा सवाल को? क्या मेरे एजेंट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल को आप याद रखें। अगर जवाब हाँ है तो वहीं पे रोक दो। तो ट्रिप वायर ट्रिगर की एक की होती है, एट्रीब्यूट होता है हमारे पास गार्डरेल फंक्शन आउटपुट में, कि भाई अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। ट्रू क्यों है? क्योंकि मेरा सवाल क्या था, क्या गलत यूज हो रहा है? ट्रिप वायर ट्रिगर ने कहा हाँ हो रहा है। ट्रू का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? यस। हाँ, तो अगर ये यस है तो एग्जीक्यूशन मेरी रुक जाएगी, अगर फॉल्स है तो नहीं, चलती रहेगी एग्जीक्यूशन। और ये आखिरी में क्या रिटर्न करेगा? इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास कोड आपके पास हर चीज का ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया जी। इसी तरह आउटपुट गार्डरेल, इनपुट गार्डरेल कब चलता है? यूजर के इनपुट पे। और कब चलता है? फर्स्ट एजेंट पे। कब चलता है? फर्स्ट एजेंट पे। आउटपुट गार्डरेल कब चलता है? आउटपुट का मतलब क्या है? जाते हुए, टाटा बाय बाय बोलने में। आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? जब एजेंट का रिस्पॉन्स वैलिडेट करना। आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? जब एजेंट का रिस्पॉन्स वैलिडेट करना हो। और ये कब चलता है? लास्ट एजेंट पे। कब चलता है? लास्ट एजेंट पे। इसी पैसेंजर वाले एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। आपको कराची एयरपोर्ट एजेंट, दुबई एयरपोर्ट एजेंट, सऊदीया एयरपोर्ट एजेंट। सपोज करें जब आपको एयरलाइन ने एक फीडबैक फॉर्म दिया कि भाई आप बताएं हमारी एयरलाइन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपस की बातें बताएं। वो फीडबैक फॉर्म कराची एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, सऊदी एयरपोर्ट, तीनों में से कौन से एयरपोर्ट पे देना चाहिए? सऊदी एयरपोर्ट पे। अगर दुबई एयरपोर्ट पे दिया तो इसका क्या होगा? इसका फ्लाइट कंप्लीट ही नहीं हो, कोई फायदा ही नहीं है। भाई सपोज मुझे एजेंट ने एक फीडबैक फॉर्म दिया जिसमें मैंने लिख दिया दुबई एयरपोर्ट पे मुझे एक फीडबैक फॉर्म मिला जिसमें मैंने लिख दिया आपकी एयरलाइन दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन है। लेकिन सपोज अगर दुबई से सऊदीया में मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया, फिर सही है? आप जब कंपनी ओरिजिन पॉइंट से रिजाइन करते हैं पॉइंट तो आपको एंड में जाके देना एक जो है वो एम्प्लॉय लेटर दिया जाता है, उसमें जो भी चीजें लिखी होती है वो आपको ड्यूरिंग द जॉब देना ही लाजमी है, या जब आप रिजाइन करें उसी वक्त देना चाहिए? रिजाइन करते हुए ही देना चाहिए। तो आउटपुट गार्डरेल कब चलता है? लास्ट एजेंट पे। और किस लिए चलता है? एजेंट के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने पे वो चलता है। सही है? जैसे सपोज करें, इसके एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो सकती है। सपोज आपका एक ईमेल एजेंट है। टाइम बता। किसका एजेंट है? ईमेल एजेंट, जो जब ईमेल आता है तो रिप्लाई करता है। अब आपने ईमेल आया, आपने एआई से ही, एलएलएम से ही ईमेल का रिप्लाई भी करवा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे ईमेल जाने दें, या ईमेल को भेजने से पहले खुद ये वेरीफाई करें, खुद से मीन्स या एक गार्डरेल से वेरीफाई कराएं, आउटपुट गार्डरेल से कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। तो ये गार्डरेल कब चलना चाहिए? उसूलन लास्ट एजेंट पे। कब चलना चाहिए? लास्ट एजेंट के ऊपर। आपने खाना बनाया, आपने ये सवाल पूछा खाना किस तरह बनाता। अब ये सवाल आपका उसूलन कब बनता है? जब खाना सर्व हो जाए तब, या ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस? ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस कैसे होगा? जब खाना सर्व हो जाए या जब सब खा ले उस वक्त ये सवाल पूछना लाजमी है कि भाई अपना रिस्पॉन्स बताएं इस खाने से रिलेटेड। तो आउटपुट गार्डरेल कब चलता है? लास्ट एजेंट पे। किस पे चलता है? लास्ट एजेंट पे। और किस लिए चलता है? एजेंट का रिस्पॉन्स वेरीफाई करने के लिए। प्रिंट दे देना। ठीक है? अब आउटपुट गार्डरेल में भी सेम चीज है। वही सवाल आपने जहन में रखना है, क्या मेरे एजेंट का रिस्पॉन्स गलत तो नहीं है? सही है? पहले आपने इनपुट गार्डरेल में क्या सवाल रखा था? क्या यूजर की क्वेरी गलत तो नहीं है? अगर हाँ गलत है तो वहीं पे रोक दो। अब आउटपुट गार्डरेल में आपको एक सवाल रखना है, क्या एजेंट का रिस्पॉन्स गलत तो नहीं है? सही है? अब अगर मैं कहूं हाँ गलत है,
तो एग्जीक्यूशन रुकनी चाहिए या चलनी चाहिए? रुकनी चाहिए। तो आउटपुट गार्डरेल में भी आपके पास गार्डरेल फंक्शन आउटपुट होता है, ये रहा आउटपुट गार्डरेल में भी गार्डरेल फंक्शन आउटपुट होता है, और ये भी इसमें भी ट्रिपवायर ट्रिगर ट्रू की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर ट्रिपवायर ट्रिगर ट्रू है एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, फॉल्स है तो चलती रहेगी। सही है? जरा से जल्दी से अपने बराबर वालों से डिस्कस करें। एक तो बराबर वाले ने बहुत दिमाग खराब किया। अच्छी वीडियो। अच्छा, मेन फोकस आपके क्विज में आएगी 3 चीजें, एक ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और तीसरा मार्कडाउन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्या आएंगी भैया? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर्म इंजीनियरिंग कहाँ पड़ी? हाँ वो तो पड़ेगी। और मैं ये तो कह रहा था मैं। मार्कडाउन। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मार्कडाउन, इनसे रिलेटेड 2 से 3 सवाल ही जो है वो आएंगे। सही है? अच्छा। फिर भी देख लेना इसको। डिस्कॉर्ड पे मेरी गुजारिश है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, डिस्कॉर्ड को रोजाना दिन में 15-20 मिनट देख लेना कि कोई काम का मैसेज तो नहीं है, बस ये काम करना है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मार्कडाउन से रिलेटेड कुछ यूआरएल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं डिस्कॉर्ड पे और गिटहब रिपोजिटरी जो मेरी है उस पे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। चलो सही है यार। ठीक है? आते हैं एजेंट्स एसडीके के ऊपर। सबसे पहली चीज, एजेंट्स एसडीके की तैयारी पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक, और जो भी इन 2 क्लासेस में पढ़ा है, आखिरी की 2 क्लासेस में, और जो होमवर्क मिले पहली क्लास से आखिरी क्लास तक, वो सब कर लेंगे। क्योंकि मेरा फोकस पहले दिन से यही था कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करवानी है। तो जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल करवाई और जो एक्सरसाइज की, वो आपको क्विज में काफी हेल्पफुल होगी। मेरी जिद नहीं है कि भाई मैंने एक्सरसाइज दी तो करनी ही करनी है। आप वो अटेम्प्ट करके देखिए, एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो उसमें किस हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और जो एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होना चाहिए तो वो एग्जाम वाले सवाल होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सरसाइज कर लेना सारी जो भी मैंने बताई है, पहली क्लास से आखिरी क्लास होमवर्क दी है। दूसरी चीज, मैंने क्विज भी बनाया था, वो मैंने गिटहब पे रखा हुआ है। गिटहब का लिंक सबके पास है, ये रही हमारी रिपोजिटरी, ये एजेंट के है, ये रहा वो प्रैक्टिस क्विज का लिंक, ये भी देख लेना भाई, आपको अंदाजा हो जाएगा क्विज किस तरह का आएगा। अच्छा, इसमें कुछ सवाल जो हमने आखिरी की 2 क्लास में पढ़ा है ना, वो अभी मैंने ऐड नहीं किए, वो भी मैं कर दूंगा। तो जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है ना, वो दूसरों से पूछ लें, या मैं वो सवाल जो है वो गिटहब पे या डिस्कॉर्ड पे लगा दूंगा। एनीवेज, तो वो सवाल मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट और पक्की हो जाए। सही? सर जिया की ऑफिशियल रिपोजिटरी से ही हमने सब पढ़ा है। सही है? तो सपोज अगर आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने एक टॉपिक सर जिया की रिपोजिटरी से पढ़ा, ये रहे लर्न एजेंटिक एआई, और उसका स्टेप 01 एआई एजेंट फर्स्ट, यहां तक आपने पढ़ लिया। सही है? यहाँ पे आप पहुंच गए। तो हमने यहाँ पे वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी है कि भाई एपीआई क्या होता है, एपीआई की कैसे गेट करते हैं, एजेंट, हेलो, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक टूल, मॉडल सेटिंग, लोकल कॉन्टेक्स्ट, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, ये सब हमने पढ़ा है। स्ट्रीमिंग वगैरह जो रनर्स में होता है, रन स्ट्रीम, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब प्रिपरेशन करने बैठो तो सर जिया की रिपोजिटरी को लेके बैठो और टॉपिक बाय टॉपिक इसमें देख लेना। एजेंट की क्लास बनाना सिखा रहे हैं, सही है, वो तो आपको आती है। फिर आप आ जाना बेसिक टूल पे, यानी वो टूल्स, फंक्शन टूल। अब फंक्शन टूल आपने सर जिया की रेपो से पढ़ लिया, फिर मेरी रेपो देख लेना, हमारी जो रेपो है, कि उसमें अगर कोई ऐसा होमवर्क, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपको यूजफुल लगती है वो कर लेना। फिर आप हैंड ऑफ पे पहुंचोगे तो हैंड ऑफ, गार्डरेल पे पहुंचोगे तो गार्डरेल पहले सर जिया की रेपो से देख लेना, फिर मेरी रेपो से। एक एग्जाम अटेम्प्ट करने का मैं आपको तरीका, एक ट्रिक बता रहा हूँ। सर जिया की क्विज में ना दोनों चीजें होती है, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, कोड स्निपेट भी होते हैं। अपना जो फोकस है ना वो क्विज पे ही रखना। यहाँ वहाँ आगे पीछे देख रहे हो, एक अटेम्प्ट, एक क्विज देख लिया, एक सवाल कर लिया,
फिर लेफ्ट राइट देख रहे हो, आपके पास सिर्फ 2 ही घंटे आए थे। सही है। सर जिया के क्विज में जो है वो कोड स्निपेट्स भी होंगे। अब जब कोड स्निपेट्स आए ना, तो गौर से कोड को देखना, कुछ बाहर से नहीं आएगा कोड, जो पढ़ा है वही आएगा। सही है। क्विज सर जिया के सबसे पहले कोड को देखना। अब किस तरह लिखा होगा वो, जो कोड स्निपेट वाला सवाल होगा ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक ऊपर सिनेरियो लिखा होगा, जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया ना कि यार मुझे एक इनपुट गार्डरेल लगाना है, सिक्योरिटी एजेंट और पैसेंजर एजेंट है, और इस तरह कोड चल रहा है। एक ये सिनेरियो लिखा होगा। दूसरी चीज, नीचे दर हकीकत में वो कोड स्निपेट होगा। और तीसरी चीज, वो 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले क्या करना, वो जो सिनेरियो है ना, उसको बाद में पढ़ना। सबसे पहले वो कोड स्निपेट और वो 4 ऑप्शन पढ़ लेना, तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। अगर आप, ये सिर्फ एक टिप है, दिस इज ओनली अ टिप। आपका एग्जाम अटेम्प्ट करने का अगर दूसरा तरीका है, आप उससे अटेम्प्ट करें। फिर ये मत कहना कि मेरी वजह से गलत हो गया, क्योंकि आपने उस दिन ये बोला था। मेरे पे नहीं आना, अपने पे रहना। सही है। सही है। दिस इज जस्ट अ टिप। ठीक है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितना हो सके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना, क्योंकि सर के जो भी क्विज होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होते हैं। जो अभी मैंने आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल किया ना क्लास के शुरू में, कि इज इनेबल ऊपर फॉल्स है और नीचे टूल रिक्वायर्ड ट्रू है। अब टूल उसको दिख नहीं रहा, लेकिन उसको नीचे से ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा टूल कॉल करना भी है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग और रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पे सर जाके क्विज होते हैं। सही है। अब लेवल 1 में ये हो जाएगा। बात आती है लेवल 2 की। देखिए, दोनों एग्जाम में ना कोर्स आउटलाइन सेम है, यानी यही मार्कडाउन है, यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है और यही ओपन एआई एजेंट्स एसडीके है। डिफिकल्टी लेवल जो है ना, वो लेवल 1 का थोड़ा कम है, लेवल 2 का ज़्यादा है। लेवल 1 की डिफिकल्टी अगर 60-65% है, लेवल 2 की 85 या 95% है। सेम लाइक कि भाई लेवल 1 की जो है वो कराची पिच पे बैटिंग करनी है, आसान पिच। लेवल 2 में ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करनी है। सही है। तो लेवल 2 के ये सीन है। अब लेवल 2 में कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा कैसे प्रैक्टिस करें, जो मैंने क्विज जो रीड मी में जो एक्सरसाइज रखी हुई है ना, आराम आराम से टर्न बाय टर्न ध्यान से एक एक करके उस एक्सरसाइज को उठाना। जैसे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में 3-4 एक्सरसाइज दी थी ना, तो एक ही एक्सरसाइज को उठाना ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। उसको कॉपी करना किसी भी अपने फेवरेट एआई बॉट पे। मेरा फेवरेट आजकल क्लॉड और डीप सीक है। सही है। आपका अपना हो सकता है। उसको वहाँ ले जाके कॉपी करना और नीचे एक प्रॉम्प्ट लिख देना कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे इंक्रीज करके दो। सही है। कि अगर आप ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10 में से 6 है, मुझे इसको 10 में से 9 करके दो। तो बस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होने से आपके कॉन्सेप्ट भी बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर दो कि भाई फर्स्ट एजेंट पे क्यों गार्डरेल चल रहा है, इनपुट और लास्ट एजेंट पे क्यों आउटपुट चल रहा है, हैंड ऑफ हो रहा है तो उसका नाम वो क्या रख रहा है एजेंट्स एसडीके खुद, फंक्शन कॉल हो रहा है तो क्या उसके बेसिक्स, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो मुश्किल चीज आप खुद ही कवर कर लो। सही है। क्विज मैंने दिया है, उसके भी मैं मजीद 3-4 और मजीद जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा उसके सवाल भी मैं दे दूंगा। अभी मैं खुद भी बिजी हूँ तो 2-3-4 दिन मुझे लगेंगे। मीनवाइल जितने सवाल है वो तो करें। सही है। तो यही बात करी थी, अभी तक मुझे यही याद है। डिस्कॉर्ड पे प्लीज़ मेहरबानी जो पूछना पूछ लेना, कोई कंफ्यूज नहीं बैठना। रोज़ाना 10 मिनट 15 मिनट निकाल के संडे 2 to 5 देख लेना। तो बस अभी फ़िलहाल मुझे यही कहना था। तो ठीक है जी, आज हमारी लास्ट क्लास थी। थैंक यू सो मच। एक्सपेक्टेड है आप सबको ईमेल्स आ जाएंगे। अभी आज तो क्लास खत्म हुई है, शायद कल है या नहीं, आई डोंट नो। आज लास्ट क्लास संडे को हो जाएगी इवनिंग में, या फिर कल इवनिंग में आखिरी क्लास होगी। तो अभी ये प्रोसेस खत्म हुआ है तो आपको ईमेल्स 1-आध हफ्ते में या मे बी 2-4 दिन में आने लगे। ठीक है जी। तो ये हमारा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार अब ये बताओ